सिनेमा और साहित्य के अंतर संबंध को आप किस तरीके से देखते हैं? साहित्य और सिनेमा का जो अंतर संबंध है उसका मतलब, पहला मतलब तो ये होता है कि साहित्यिक कृतियों पर बना हुआ सिनेमा, पॉइंट 1। दूसरा ये होता है कि सिनेमा के भीतर जो गीत संगीत पटकथा है, चूँकि वो भाषा में है और वो एक प्रकार का साहित्य है, तो ये सिनेमा के भीतर का साहित्य, जो कहानी, संवाद, पटकथा, गीत, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा हो सकता है कि जो साहित्यकार हैं तथाकथित, वो लोग सिनेमा के बारे में क्या लिखते पढ़ते हैं, सिनेमा के बारे में उनका लिखना पढ़ना, उनकी समीक्षाएं, आलोचनाएं, विचार। तो साहित्य से सिनेमा के 3 रिश्ते बनते हैं। साहित्य पर बनी हुई फिल्में, एक, कोई भी फिल्म जिसके अंदर का गीत, संवाद, कथा, पटकथा, वो उस फिल्म का साहित्य है। 2, तीसरी बात यह है कि जो तथाकथित साहित्यकार हैं, जिन्हें हम साहित्यकार समझते हैं, वो लोग सिनेमा के बारे में कितना लिखते पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में इसकी परंपरा रही है, हमारे देश में हिंदी में इसकी परंपरा कमज़ोर है। ये एक मामला हो गया, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो कोई इसमें काउंटर क्वेश्चन करना है, समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछिए, तो मैं बताऊं। लेकिन सर मेरा जो एक प्रश्न और इसी से निकलता हाँ, है कि जो साहित्य का विद्यार्थी, हाँ, वो सिनेमा को किस किस दृष्टिकोण से देखे, किन किन आयामों से देखे, उनकी किन आयामों की वो बात करते हैं? साहित्य का विद्यार्थी सिनेमा को किस तरह से देखे, सिनेमा को देखना एक अलग चीज़ है कि सिनेमा देखने जाता है सिनेमा हॉल में या टेलीविज़न पे, तो कैसे देखे, उसको समझना, एकेडमिकली कैसे देखे, रिसर्च की निगाह से कैसे देखे। रिसर्च की निगाह से साहित्य का विद्यार्थी सिनेमा को देख सकता है। पहला तो वही कि किन साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनी हैं, और वो देख सकता है कि जो साहित्यिक कृति है और जो बनी हुई फिल्म है उसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं और उनकी वजहें क्या हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। दूसरा ये कर सकता है कि जो उसके संवाद हैं, जो उसके गीत हैं, उनका वो अध्ययन मूल्यांकन कर सकता है जो बना है। तीसरा ये है कि कहानी, कथा और उस पर निर्मित पटकथा, दोनों के अंतर पर बात कर सकता है। पर इससे आगे जा करके फिर एक काम और कर सकता है, किसी साहित्यिक कृति पर कोई फिल्म बनी है मान लीजिए, तो उस फिल्म का अध्ययन कर सकता है। उस फिल्म का अध्ययन करते हुए, उसके प्रभावों को देखते हुए जो मूल कृति है उससे भी उसका भी तुलना कर सकता है, उसका प्रभाव कैसा था, इसका प्रभाव कैसा है, ये कर सकता है। पर साहित्य के विद्यार्थी को 2 कदम आगे आना चाहिए, और वो आगे आके उसे क्या करना चाहिए, सिनेमा को ही एक टेक्स्ट के रूप में देखना चाहिए। जैसे आप कोई साहित्यिक कृति, कोई कहानी, कोई कविता, कोई उपन्यास उठाते हैं और उसके किसी एंगल पे आप बात करते हैं, उसके अंदर कोई विमर्श है उस पर आप बात करते हैं, उसकी भाषा शैली पर बात करते हैं, उसके तथ्य पर बात करते हैं, ऐसे ही आपको सिनेमा पर एज ए टेक्स्ट अब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिनेमा साहित्य से ज़्यादा प्रभावशाली है। गोदान कितने लोगों ने पढ़ी है, कितने लोगों ने ख़रीदी है, ये तो अलग बात है, लेकिन 2 बीघा ज़मीन कितने लोगों ने देखी होगी, उसकी गोदान से कोई तुलना नहीं है। और 2 बीघा ज़मीन में भी वही कहानी है, घुमा करके एक गरीब किसान की कहानी है, जो कहानी गोदान में है। पर 2 बीघा ज़मीन का क्षेत्र कितना व्यापक है आप देख लीजिए, है ना। तो सिनेमा बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि उसमें सारी तकनीक है, सारी कलाओं का संगम है, ज़्यादा समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाज की जीवन शैली, चिंतन शैली और चरित्र, बहुत सारी चीज़ों को सिनेमा निर्धारित करता है, साहित्य नहीं कर पाता है आमतौर पे। तो सिनेमा को इतना, अगर इसका इतना महत्व है, तो हिंदी के साहित्यकार हों, अध्यापक हों या बच्चे हों, उनको उसे एक टेक्स्ट के रूप में, एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट के रूप में देखना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। और बहुत साल पहले जावेद अख्तर साहब ने मुझसे बातचीत में कहा था कि सिनेमा की पढ़ाई तो स्कूल से शुरू हो जानी चाहिए, कक्षा 6 से शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा सिनेमा, बुरा सिनेमा क्या होता है, इसको देखने की तमीज़ मनुष्य को कैसे पता चलेगी, अगर उसको पता ही नहीं है कि अच्छा सिनेमा क्या है, बुरा सिनेमा क्या है। तो इसलिए सिनेमा की पढ़ाई तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। अब चलो बहुत पहले नहीं शुरू हुई, तो यूनिवर्सिटी पे अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे एक पेपर के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आपको सिनेमा को साहित्य से परे करते हुए उसको एक टेक्स्ट के रूप में देखना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। सर मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि हम लोगों को सिनेमा को, जब हम कोई फिल्म देखते हैं, हमको उस फिल्म को देखना ही नहीं आता है कि हम किस तरीके से उसको देखें, हम सिर्फ उसको मनोरंजन के आधार पर लेते हैं। तो आपका क्या सुझाव है कि हमें सिखाया नहीं गया। और आप देखो, अगर तो आपको लिटरेचर पढ़ना भी कहाँ सिखाया गया। हाँ,
आपको किसी ने ये बताया क्या कि अच्छा लिटरेचर क्या है, बुरा लिटरेचर क्या है? और आपने एक आइडिया डेवलप कर ली, क्योंकि भाई जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस में है 6, 10, 12, 8 MA BA, हाँ ये श्रेष्ठ साहित्य है। जो पढ़ाया नहीं जा रहा है लोकप्रिय साहित्य है या सड़क छाप साहित्य है। तो दरअसल साहित्य को भी पढ़ाने की तमीज़ हमको प्रॉपर दी नहीं जाती है। एक बहुत मोटे मोटे ढंग से, ये वैसे सेक्स एजुकेशन की तरह ही है, हम मोटे मोटे ढंग से चीज़ों को जान जाते हैं, हमें बताया नहीं जाता है। तो हमें घर से लेके बाहर तक कोई बड़ी खास ट्रेनिंग तो नहीं मिलती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, तो आपको पढ़ने से रोक देंगे, आपको जासूसी उपन्यास नहीं पढ़ने देंगे, आपको कॉमिक्स नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन वो ये बताएंगे नहीं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बोलेंगे वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा को नहीं पढ़ो, बुरी बात है। पर बुरी बात क्यों है? हमारे गुरुजी मैनेजर पांडे जी ने लोकप्रिय साहित्य का समाजशास्त्र जैसे बहुत महत्वपूर्ण साहित्य का समाजशास्त्र की किताब है, उसमें लोकप्रिय साहित्य के समाजशास्त्र में पूरा चैप्टर है। उसमें वो कहते हैं कि लोकप्रिय साहित्य के समाजशास्त्र से भी बहुत सारी सीखने की चीज़ें हैं। कम से कम आप उनसे उनकी भाषा सीख सकते हैं। आप इन जासूसी उपन्यासकारों से, गुलशन नंदा से कहानी कहने की कला सीख सकते हैं, भाषा का सरल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो फारसी में तो नहीं लिख रहे हैं तो क्या वजह है कि हम उदय प्रकाश को या किसी और को पढ़ते हुए हम भाषा से मज़ा नहीं आता हमको भाषा में। अगर वो आप MA और हैं, PhD हैं, तब तो आप उदय प्रकाश की भाषा को या किसी भी लेखक की भाषा को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उस भाषा में वो सरसता, वो आकर्षण नहीं है जो आकर्षण गुलशन नंदा या अन्य लोगों में है। तो चक्कर क्या है आखिर? ये तो है ना उनकी ताकत, कहानी कहने की कला, भाषा का सरल इस्तेमाल। क्योंकि उनका जो पाठक है वो MA का विद्यार्थी नहीं है, वो तो सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है। इसलिए वेद प्रकाश शर्मा से लेके गुलशन नंदा जैसे लोग इतना बिकते हैं, उतना तो साहित्य की पुस्तकें नहीं बिकती। तो जो लोग ये रोना रोते रहते हैं कि हिंदी में पाठक नहीं हैं, अगर हिंदी में पाठक नहीं हैं तो वेद प्रकाश शर्मा से लगाए गुलशन नंदा तक की किताबें जो है वो लाखों की संख्या में कौन खरीद रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं? मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो ऐसे ही सिनेमा का हाल है, हमको नहीं बताया जाता क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि हमको नहीं सिखाया नहीं गया। और हमारा समाज तो ऐसा है जहाँ सिनेमा देखना ही अपने आप में एक बुरी चीज़ मानी जाती रही है। एक ज़माने में साहित्य और उपन्यास को भी उसी ओछी दृष्टि से हमारा समाज देखता रहा है। उपन्यास पढ़ना बुरी बात है, जिसको आज हम सिलेबस में पढ़ते हैं, किसी ज़माने में उसको पढ़ना बुरी बात थी। ऐसे ही सिनेमा देखना बुरी बात है। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी सोच है कि सिनेमा देखना ख़राब चीज़ है। तो जिस समाज में सिनेमा देखना ही बुरी चीज़ हो, उस समाज में कौन शिक्षा देगा कि अच्छा सिनेमा, बुरा सिनेमा क्या होता है या सिनेमा कैसे देखना चाहिए? ये काम तो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूलों का था, जो नहीं हुआ। ये तो एक जवाब है। इसमें कोई प्रश्न है? आपके क्या सुझाव है इसको लेके? हम किस तरीके से एक अगर ये मुहिम शुरू कर सकते हैं, या जो मतलब कि आप ये पूछ रहे हैं कैसे हम जाने कि अच्छा सिनेमा क्या है, बुरा सिनेमा क्या है? ये हमें कैसे समझ में आए? कैसे हम किसी को बताएं कि अच्छा सिनेमा क्या है, बुरा सिनेमा क्या है? बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा सिनेमा या बुरा सिनेमा, अच्छी कला, बुरी कला, अच्छा साहित्य, बुरा साहित्य, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, अच्छा विचार, बुरा विचार। तो अच्छा सिनेमा को अगर हम थोड़ा बड़ा कर दें तो हम इसको इस रूप में दे सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फार्मूला एक है, उसी से हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा वो है जो हमें अच्छा बनाता है, बुरा वो है जो हमें बुरा बनाता है। अगर कोई कला देख के, कोई सिनेमा देख के, कोई किताब पढ़ करके, किसी से मिल करके, किसी विचार से गुजर करके अगर हम अच्छे बनते हैं, बेहतर बनते हैं, नेक बनते हैं, हमारा उत्थान होता है, हमारे भीतर की मनुष्यता का विकास होता है, तो अच्छा है। जैसे अच्छा भोजन क्या है? अच्छा भोजन वो नहीं है जो स्वादिष्ट है, अच्छा भोजन वो है जो पौष्टिक है। तो बुरा क्या है? बुरा वो है जो पौष्टिक नहीं है, जो हमारा विकास नहीं करता, हमारी प्रगति नहीं करता, हमें बेहतर नहीं बनाता। भोजन जो स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं है पर टेस्टी है। साहित्य जो पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जो हमें मनुष्य छोटा बनाता है, हमारा उत्थान नहीं करता। कोई भी कला, आखिर पोर्नोग्राफी की पूरी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मैं सुनता हूँ अमेरिका वगैरह के देशों में पोर्नोग्राफी की, अश्लील फिल्मों का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है।
तो लोग देखते होंगे, तभी तो मार्केट है ना, लोग पैसे कमाते होंगे, वहां भी सुनते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स होते हैं, राइट, एक बुरी दुनिया है। पर क्या वो पूरी की पूरी दुनिया जो फिल्में बनाती है उनसे हमारा चारित्रिक, हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक उत्थान होता है? नहीं होता है ना। वो फिल्मों से हमें मजा आ सकता है, चाट खाने से हमें मजा आ सकता है, पर चाट कभी सेव का विकल्प हो सकता है? पोर्नोग्राफी की दुनिया की सबसे महानतम, बढ़िया, सबसे महंगी, सबसे ज्यादा दिलचस्प फिल्म भी क्या पथेर पंचाली जैसी किसी फिल्म का मुकाबला कर सकती है? तो कोई भी कला, कोई भी सिनेमा, कोई मनुष्य, कोई विचार, कोई भोजन जो आपके भीतर की मनुष्यता का, आपके मूल्यों का, आपके गुणों का उत्थान विकास नहीं करता है, वो बुरा है। सिंपल, ये स्टैंडर्ड रूल है। इसी फार्मूले से, जैसे कोई मित्र है आपका, वो मिला और उसने कहा चलो शराब पीने चलते हैं, और एक मित्र मिला, उसने कहा चलो लाइब्रेरी पढ़ने चलते हैं, आप बताइए कौन अच्छा है कौन बुरा है? इतना विवेक तो मनुष्य को होना ही चाहिए, इतना तो चींटी को होता है, गिलहरी को होता है, कौन हित चिंतक है? तो मनुष्य होकर के हम कैसे नहीं जान सकते कि शराब की पीने को ले जाने वाला हमारा अच्छा दोस्त है या लाइब्रेरी ले जाने वाला? हमको अश्लील किताब पढ़ने को देने वाला हमारा मित्र है कि हमको एक श्रेष्ठ पुस्तक देने वाला हमारा मित्र है? इतनी अकल तो हमें होनी चाहिए, और इतनी अकल नहीं है तो फिर उनके लिए ये बातचीत है ही नहीं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि कोई भी फिल्म, अब आप पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो फिल्म मैं देखने जा रही हूं वो श्रेष्ठ है, अच्छी है या बुरी है? ये तो मुझे देख के पता चलेगा ना, बिना देखे मुझे कैसे पता चलेगा? राइट, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये किताब पढ़ने के बाद पता चलेगा ना, ये भोजन खाने के बाद पता चलेगा ना, राइट। देखिए, अगर फिल्म है तो कोई भी फिल्म, अगर बिल्कुल नई फिल्म आज रिलीज हो रही है, पुरानी तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में तो रिपोर्ट्स है मार्केट में, अच्छी है बुरी है, अच्छी है बुरी है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो आज शाम को रिलीज होने वाली है। कोई फिल्म जो रिलीज होने वाली है आज शाम को, उसके बारे में हमको रिलीज होने से पहले एक 20-25% का आइडिया हो जाता है। बहुत तरह के माध्यमों से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यमों से, ट्रेलर से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लोग काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर का बैकग्राउंड है, जो डायरेक्टर का पास्ट है, एक हमें 20% तो हमें आइडिया हो जाती है कि इसमें है क्या, राइट। तो पहले दिन पहला शो देखना कोई जरूरी तो होता नहीं है। आप फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, सैटरडे संडे में उसका रिव्यू आता है, आप 2-4 रिव्यू देख लीजिए, 2-4 सोशल मीडिया पे रिव्यू देख लीजिए, तो आपको जो 25% आइडिया थी वो बढ़ के 75% हो जाएगी 2 दिनों के बाद। उसके बाद तब आप फिल्म देखने का फैसला करिए या मत करिए। अब किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, राज्य सरकारों का पुरस्कार मिला है, ऑस्कर मिला है, तो उसमें आपको बहुत रिव्यू का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्क्रूटनी के बाद ही तो वहां तक पहुंची है, राइट। तो ये तरीके हैं फिल्म के संदर्भ में जानने के लिए। और उसके बाद ये तब है जब आपको पहले शो देखने वाली मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको टेलीविजन पे 1 महीने बाद देखना है वगैरह 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 वगैरह, तब तक तो आपको बिल्कुल पता चल चुका होता है। पुरानी फिल्मों के बारे में पता है, मैं नई की बात कर रहा हूँ। तो चयन करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप विजिलेंट हैं तो। ऐसे भोजन के बारे में आपको पता है, आप किसको पता नहीं है कि बर्गर खाने से क्या होता है और गाजर खाने से क्या होता है। तो दृष्टि तो तभी डेवलप होगी ना जब आप दृष्टि का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ईश्वर ने आंखें दी हैं देखने के लिए, बंद, अगर किसी को कहे नहीं मुझे बंद करके आंखें रखनी है, मुझे देखना नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है? देखने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं कल रात को बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, इनफैक्ट वो मेरे सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए तो मैं सबसे बोलूँगा ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। ये मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, कल रात को शुरू किया है मैंने पढ़ना इसको। ये किताब है जेम्स एलन की, इसका नाम है एज ए मैन थिंकिथ, जैसे एक आदमी सोचता है। ये किताब बहुत बहुत साल पहले लिखी गई थी। इसका ईयर था ये पिछली सदी के प्रारंभ में ही लिखी गई थी, और ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है। बड़ी पतली सी है पर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक वाक्य है बहुत अच्छा जो मैं आपसे कह रहा था। आपने कहा कि
दृष्टि कहाँ से आएगी? तो लिखा है इन्होंने, ही दैट सीकथ, मैं हिंदी बोल दूंगा, ही दैट सीकथ फाइंडेथ, एंड टू हिम दैट नॉकेथ इट शैल बी ओपेंड। ये बहुत बाइबल की भाषा है। ये क्या है? ही दैट सीकथ फाइंडेथ, वह जो खोजता है पाता है, वह जो खोजेगा पाएगा। एंड टू हिम दैट नॉकेथ इट शैल बी ओपेंड, और जो नॉक करेगा उसके लिए दरवाजा खुलेगा। तो रूमी ने कहा था कि नॉक द डोर ही विल ओपन, वहीं से रूमी ने इन्फ्लुएंस लिया और कहा नॉक द डोर एंड ही विल ओपन, तुम दरवाजा नॉक करो वो खोलेगा। आपने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, राइट? हम बात कर रहे हैं, मैं नहीं होता, मैं बिजी होता, मैं खराब आदमी होता, मैं अच्छा आदमी होता, मैं इगोइस्ट होता, मैं क्यों मिलूं? मैं आपसे मिलने के लिए घर से चल करके आया हूं, राइट? एक अलग से बच्ची को बुला के बिठाया है कि अकेली लड़के से मिल रहा हूं, उसको संकोच होगा, तो मैंने खुद एक बच्ची को बुला के बाहर बिठा रखा है। मुझे इस बात का भी ध्यान है कि उसकी परीक्षाएं 2 दिन में शुरू हो रही हैं, तो मैंने कहा परीक्षा की पूरी सामग्री लेके आना, पास में बैठ के पढ़ते रहना। तो इतना इंतजाम किया, इतना मिलने आया, पर यह सब कुछ नहीं होता अगर आप मुझसे मिलने की चाहत ही प्रकट नहीं करती। तो आप मुझसे मिलें इसके लिए क्या आपके पिताजी ने आपको फोन किया? तो अंदर से चाहत पैदा हुई ना। तो अगर जब तक अंदर से चाहत नहीं पैदा होगी, जब तक आप खोजोगे नहीं, तब तक आप पाओगे कैसे? जिन ढूंढे तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। डूबने से डरेंगे तो किनारे बैठे रहिए, पाना चाहते हैं तो उतरिए, तैरिए, डूबिए, तब मिलेगा जाकर के। तो आपने कोशिश की, मिलने की इच्छा प्रकट की, और हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर कोई देखना चाहेगा, खोजना चाहेगा, अगर उसके पास अक्ल होगी तो कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, है ना? जो लोग एक पैंट, शर्ट, चप्पल, जूता, कंघी, पेस्ट खरीदने में 20 मिनट खर्च कर देते हैं, है ना, वो लोग जीवन के निर्माण के लिए 20 मिनट क्यों नहीं खर्च कर सकते? बात तो सारी ये है कि आप चेतना के किस लेवल पे हैं, आप मनुष्य हैं कि आप पशु हैं। और हमारे शास्त्रों ने कहा कि कला संस्कृति विहीन जो लोग होते हैं वो मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। मैं उसको एक कदम आगे बढ़ा के कहता हूं कि कला संस्कृति विहीन जो लोग हैं वो मनुष्यों के रूप में चरने वाले मृग हैं, लेकिन जो विवेकहीन है वो सबसे बड़ा मृग है। विवेक ही वो चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। वरना किसी पशु में जो भोजन करता है और शौच करता है और बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, उसमें और एक तोते में क्या फर्क है, एक कुत्ते में? हमारा विवेक ही हमको उनसे अलग करता है। तो अगर आप विवेकवान हैं तो आप ये पता करेंगे कि मैं जिस मनुष्य से मैत्री कर रहा हूं, जो भोजन कर रहा हूं, जो फिल्म देखने जा रहा हूं, जो पेंटिंग देखने जा रहा हूं, ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, ये आप पता करेंगे। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं करेंगे, सोए हुए हैं, आंखें मिली हैं फिर भी बंद करके सोए हैं, तो आप हमारी कहानी के कैरेक्टर नहीं हैं। आप अकबर इलाहाबादी के वो शेर हैं कि मियाँ क्या किया, अरे पैदा हुई, नौकरी मिली, पेंशन मिली, मर गए। 99% लोग अकबर इलाहाबादी के शेर के नायक हैं। तो हमारी चिंता के सब्जेक्ट नहीं है हम क्योंकि उनसे जिंदगी की कहानी के वो किरदार नहीं है, उनसे जिंदगी की कहानी आगे नहीं बढ़ती है। तो कोई भी बच्चा अगर ये कहता है कि क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या करें, क्या सोचें, मेहनत करो ना, पता तो करो ना। जैसे तो वही जो खोजेगा वही पाएगा, जो नाक करेगा उसके लिए दरवाजा खुलेगा, जो नाक करेगा ही नहीं उसके लिए दरवाजा कैसे खुल सकता है? उसके पीछे की यात्रा को देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सिनेमा में, हिंदी सिनेमा किस तरीके से पारसी थिएटर का जो प्रभाव पड़ा, क्या उसको हम वर्तमान समय तक ढूंढ रहे हैं या आ रहा है वर्तमान समय? पारसी सिनेमा का प्रभाव उस तरह से तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था सिनेमा पे, धीरे धीरे तो खत्म हो गया था। आइटम सॉन्ग या बहुत बहुत गंभीर फिल्म भी होगी, चाहे आप सच्ची में अच्छा, उस तरह से अगर आप कह रही हैं कि आइटम सॉन्ग्स वगैरह पारसी सिनेमा का असर है क्या, उस तरह से अगर आप कह रही हैं तो हो सकता है। फिल्म भी होगी तो उसमें आप एक गाना उस तरीके का चमक धमक का, ये हो सकता है कि वो डीएनए तो बहुत लंबे समय तक काम करता है ना, जैसे मानव शरीर में डीएनए बहुत लंबे समय तक काम करता है, वैसे ही समाज का जो डीएनए होता है, कलाओं का भी तो डीएनए होता ही है ना,
वो भी तो बहुत देर तक काम कर सकता है। तो हो सकता है, आप अच्छा पॉइंट उठा रही हैं, हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो अश्लीलता है, ये जो आइटम सॉन्ग है, आप ये कैसे देखते हैं इसको? मैं क्योंकि बहुत गंभीर फिल्म में आइटम मैं सॉन्ग बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि उसका असर हो, पारसी थिएटर का असर हो, या जो गांव में जो नौटंकियां होती थी उनमें भी एक प्रकार की अश्लीलता होती थी, हो सकता है उसका असर हो सकता है बहुत सारी लोक नाट्य शैलियां रही हैं जिनमें अश्लीलता भी रही है, हो सकता है उनका भी असर हो। तो असर तो बहुत सारी जगहों से हो सकता है, पर सवाल ये है कि ये दिखाया क्यों जा रहा है? लोग देख रहे हैं तभी तो दिखाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। तो सिनेमा के दर्शक कौन होते हैं? सिनेमा के दर्शक समाज के हर तबके के लोग होते हैं। सिनेमा को हिट कौन करता है? बालकनी वाला या फर्स्ट क्लास वाला? फर्स्ट क्लास वाला। कैसे फर्स्ट क्लास वाला हिट करता है? बालकनी वाला एक बार फिल्म देखता है, फर्स्ट क्लास वाला रोज रात को देखता है एक ही फिल्म 5 दिन। जो सीटी बजाने वाली गैंग है, सीटी बजाने वाली, पैसा उछालने वाली, साउथ इंडिया में पोस्टर्स को दूध से नहलाने वाली, ये लोग फिल्मों को, एक ही फिल्म को रोज देखते हैं, नाइट शो, ये फिल्म को हिट करते हैं। एक बार फिल्म देखने वाला आदमी फिल्म को हिट नहीं करता है। तो ये जो क्लास है, जो फ्रंट बेंचर्स हैं, जो रोज देखने वाले लोग हैं, सीटी बजाने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये हमारा सामान्य समाज है, आम आदमी है, कम पढ़ा लिखा, अनपढ़। ये लोग भी देखते हैं और पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं। तो अगर बहुत बौद्धिक हो गया सिनेमा, बहुत गंभीर हो गया सिनेमा, तो उन लोगों को, जो फ्रंट बेंचर्स हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझने में दिक्कत होगी, वो सराह नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यही वजह है कि समानांतर सिनेमा आंदोलन, जो फ्रंट बेंचर्स की लाइफ को केंद्र में रख करके, आम आदमी की लाइफ को केंद्र में रख करके बनाया जा रहा था कला सिनेमा, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि फ्रंट बेंचर्स जिनके लिए वो बना, उन्होंने कभी देखा नहीं, क्योंकि वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे, समझ नहीं सकते थे। पढ़े लिखे समझदार लोगों ने देखा, पर उनकी संख्या इतनी कम थी कि उनके बल पे कोई फिल्में चल नहीं सकती। अब जो लोग सिनेमा बनाते हैं, गंभीर फिल्में बनाते हैं, फिर भी इस तरह के समझौते करते हैं, वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। क्या एक बाजार का दबाव ऑफ कोर्स होता है, तो वो एक तरह का बैलेंस बना के चलते हैं कि कुछ उनके लिए भी, कुछ इनके लिए भी। जब मनोज वाजपेयी कहते हैं करारा जवाब मिलेगा, तो दोनों को खुश कर रहे हैं, पढ़ा लिखे वाले को भी अच्छा लगता है और जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनको भी अच्छा लगता है। जब उसमें आइटम सॉन्ग होता है तो उनको भी अच्छा लगता है। तो अब जो कुशल निर्देशक हैं, सो कॉल्ड, वो दोनों बैलेंस लेके चलते हैं। प्रकाश झा जैसे गंभीर निर्देशक की कोई फिल्म नहीं है जिसमें बहुत गजब का कोई आइटम सॉन्ग ना हो, अश्लीलता की हद तक जाता हुआ। क्यों? क्योंकि उनको दोनों चीजें हैं। बाजार का दबाव क्यों नहीं होगा? बाजार का दबाव इसलिए होगा क्योंकि सिनेमा एक बहुत महंगी तकनीक है, एक सामूहिक कला है, तकनीकी कला है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जो आदमी पैसा लगा रहा है, उनको सफल होना है, उनको पैसा निकालना है। किताब लिखना एक अलग बात होती है, उसमें कुछ पेपर्स, कुछ कलम, कुछ स्याही, एक आदमी की कहानी है, छपा तो छपा, नहीं छपा तो नहीं छपा, उससे कोई बर्बाद नहीं होने वाला है। हिंदी में कोई लेखक ऐसा नहीं है जिसने कोई उपन्यास लिखा हो और वो न चला हो और वो बर्बाद हो गया हो। पर सिनेमा की दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्में बनाई और वो नहीं चली और वो बर्बाद हो गए, क्योंकि वो एक सामूहिक और महंगी कला है। इसलिए बाजार का दबाव तो रहता है, फाइनेंशियर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, प्रोड्यूसर का दबाव रहता है, इसलिए उनको समझौते करने पड़ते हैं। पुरानी फिल्मों में बहुत ज़्यादा समझौते होते थे, बलात्कार होना है, आइटम सॉन्ग होना है। अभी देखो कितना परिवर्तन। आगे के ज़माने में जब आइटम सॉन्ग की वो डिमांड नहीं थी, तब बलात्कारों की डिमांड हुआ करती थी कि फिल्म 1-2 बलात्कार होने हैं, शादी के बाद वाला रात वाला सीन थोड़ा सा दर्शाना वो है, होना है, 1-2 बलात्कार होने हैं। अब रामसे की मान लो भूत वाली फिल्म है तो उसमें औरत को नहाते हुए दिखाना है ना। ये बाजारू हथकंडे थे और ये हथकंडे आज भी हैं। अमेरिकन फिल्मों में भी ये हैं, और नेटफ्लिक्स का कोई सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें अश्लीलता ना हो, गाली गलौज ना हो। जितनी वेब सीरीज हैं आप देखिए, मिर्जापुर में है, मिर्जापुर से लेकर के सेक्रेट गेम्स से लेकर के नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में, आज के वेब सीरीज में जो सेंसर बोर्ड से फिलहाल मुक्त हैं, उनमें आप देखिए कितना गाली गलौज और कितनी अश्लीलता है। और ये बड़े बड़े निर्देशक हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, और गाली गलौज और होमोसेक्सुअलिटी दिखानी है उनको। उनकी जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स के सीरियल में होमोसेक्सुअलिटी दिखती है, उससे तो ये लगता है कि भारत की आधी आबादी होमोसेक्सुअल है। और जिस तरह गाली गलौज होती है, उससे लगता है कि हम लोग गाली गलौज में ही जीते हैं।
ये ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो कर रहे हैं, कुछ तो इसके पीछे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, भारत को अंदर से खराब करने की कोशिश है, कि गलत इमेज है, और दूसरा ये है कि समाज में खराब चीज़ों को, ये समाज को दिखाना कि ये बड़ा आम फाहम है, ये बहुत आम चीज़ें हैं, तो समाज को लगता है कि अच्छा ये तो आम चीज़ है, और वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक लोग भी हैं जिनको वो आकर्षित करता है। सलमान खान शर्ट्स किसके लिए निकाला करते थे फिल्मों में? स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए, होमोसेक्सुअल्स के लिए। तो बाजार कई तरह के प्रेशर्स में काम करता है, वो हिंसा हो, और वो पुरानी कहानी है ना कि हिंदी सिनेमा 3 कहाँ चीज़ों पे काम करता है, या सिनेमा 3 तत्वों पे काम करता है, सेक्स, फियर एंड वायलेंस। तो सेक्स, फियर एंड वायलेंस पे इसने लंबे समय तक काम किया, खास करके तब तक काम किया जब तक स्टोरी, स्क्रिप्ट, जो दरअसल कहानी का हीरो है वो हीरो नहीं था, साइड कैरेक्टर आर्टिस्ट था। आज की डेट में क्या है, स्टोरी जो है वो हीरो है। कश्मीर फाइल्स सुपरहिट होती है और बच्चन पांडे पिट जाती है, सारे ड्रामेबाजी के बाद पिट जाती है, सारे ड्रामेबाजी की इंतहा है। तो अब स्टोरी राजा होकर के, किंग होकर के आ रही, स्क्रिप्ट इज किंग। इसलिए अब जब स्क्रिप्ट किंग हो जाएगी तो ये सब जो तमाशे हैं, अश्लीलता वगैरह वगैरह, वो थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे ये है कि हमारे लोगों ने इंटरनेशनल सिनेमा, अच्छा सिनेमा भी देखा है, वो भी नेटफ्लिक्स और वो भी लोगों ने दिखाया है, तो अच्छे सिनेमा की भी समझ पैदा हुई है। जो हमारे निर्देशक लोग हैं, राइटर्स हैं, वो बाहर से पढ़ करके भी आए हैं, उन्होंने अच्छा बुरा सिनेमा दोनों देखा है। दूसरा ये है कि हमारे अपने समाज के लोग भी थोड़े प्रबुद्ध हुए हैं, थोड़े समझदार हुए हैं, पूरा समाज नहीं, अंश। वरना अगर सारा समाज प्रबुद्ध होता तो भोजपुरी फिल्म इतनी अश्लील और घटिया नहीं होती। सिनेमा में इन विमर्शों को आप किस तरीके से देखते हैं, और किस तरीके से सिनेमा ने विमर्शों को उठाया है और उनको समाज के सम्मुख रखा, समाज को जागरूक किया है विमर्शों के प्रति साहित्य की तुलना? देखिए क्या है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, वैसे ही सिनेमा भी समाज का दर्पण है, और वो बड़ा दर्पण है। मैं ये कहता हूँ, साहित्य छोटा दर्पण है, सिनेमा बड़ा दर्पण है, क्योंकि सिनेमा के दर्शक ज्यादा होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जब विमर्शों के संदर्भ में अगर हम देखना शुरू करें, साहित्य को देखें और सिनेमा को देखें, तो आप पहले साहित्य को ही देख लीजिए। अगर हम विमर्शों के दौर से देखें तो आप ये मुझे बताएं कि जब प्रेमचंद होरी की कहानी कह रहे हैं तो क्या वो उनके दिमाग में कोई विमर्श है? क्या किसी विमर्श को लेकर अपनी बात कह रहे हैं? वो एक सामाजिक प्रश्न। या निराला राम की शक्ति पूजा लिख रहे हैं तो क्या विमर्श उनकी तोड़ती पत्थर क्या विमर्श की वजह से लिख रहे हैं? विमर्शों की बात करना, या साहित्य को बहुत सारे आंदोलनों में बांट करके देखना, या विमर्शों में बांट करके देखना, एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि एक प्रकार की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, अपनी अपनी रोटी चमकाना भी हो सकता है, बैठे ठाले का भी काम हो सकता है, और या अध्ययन की सुविधा की लिहाज से किया गया बंटवारा हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। भाई ठीक है, छायावाद है तो क्यों छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये सारे वाद हैं। और अब देखिए, वाद नहीं होते हैं तो विमर्श होते हैं। वादों का काम खत्म हुआ, विमर्शों का काम शुरू हो गया। तो जो विमर्श भी है वो वाद ही तो थे, है ना। एक वाद कह लो या विमर्श कह लो। अब आप ध्यान से देखिए कि जब मदर इंडिया बनी तो कौन सा नारी विमर्श, सो कॉल्ड नारी विमर्श कहाँ था? 1957 की बात है। मदर इंडिया में नारी विमर्श कहाँ है? पर मदर इंडिया तो औरत को केंद्र में रख करके बनाई जाने वाली भारत की सबसे पावरफुल फिल्मों में से एक है ना। जब मुगले आजम बन रही थी तो मुगले आजम की केंद्रीय कथा क्या है? प्रेम है। तो क्या प्रेम की वो कहानी किसी विमर्श की वजह से कही गई? बिमल राय 2 बीघा जमीन बना रहे थे, तब तो कला आंदोलन भी उस तरह से नहीं शुरू हुआ था। तो क्या वो किसी विमर्श के तहत कर रहे थे? नहीं। पहली बात तो ये है कि जो भी कलाकार होगा, रचनाकार होगा, साहित्यकार होगा, उसकी अपनी अपनी ढंग से सामाजिक, जागृत सामाजिक चेतना होती है, अपनी उसकी संवेदनशीलता प्रखर होती है, उसकी संवेदनशीलता के खास आयाम होते हैं, उसकी समझदारी, उसका ऑब्जर्वेशन एक खास तरह का होता है, उसके अंदर एक खास किस्म की सामाजिक जागरूकता और बेचैनी होती है, और उसको लगता है कि ये काम उसे करना चाहिए, ये बात उसे कहना चाहिए।
अब वो जो गोरियनिका वेलेस था जिसको हिटलर की सेनाओं ने नष्ट कर दिया, उस पर पिकासो ने पेंटिंग बनाई जिसका नाम गोरियनिका है, जो शांति के पक्ष में या युद्ध के विरोध में बनाई गई दुनिया की महानतम पेंटिंग है। तो उसको बेचैनी हुई कि उसको लगा नहीं, मुझे इस माध्यम से हिटलर का विरोध करना है, युद्ध का विरोध करना है। महाभारत के बारे में लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है जो युद्ध के खिलाफ है, क्योंकि अंत में तो सब दुखी है ना, फायदा क्या हुआ। तो सवाल ये है कि कोई रचनाकार, कोई कलाकार जो भी करता है वो क्यों करता है? वो अपने भीतर की बेचैनी की वजह से करता है। बेचैनियां अलग अलग होती हैं। बेचैनी किस बात की है? बेचैनी समाज को बेहतर बनाने की होती है। उसमें बाद में जा करके जो है, जब राजनीतिक चेतना जागृत होने लगती है तो उस बेचैनी को हम राजनीतिक चेतना से, राजनीतिक आग्रहों से जोड़ लेते हैं। एक बेहतर दुनिया का सपना तो सभी देखते हैं। बेहतर दुनिया का सपना देखना मार्क्सवाद की बपौती तो नहीं है। मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है लोक मंगल, जो आचार्य शुक्ल ने कहा था। कला वही, रचना वही। जैसे गांधी ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जानिए रे। वो है धार्मिक, वो है वैष्णव जन, वो है राम का आदमी जो दूसरे के दुख को जानता है। और ये दूसरा कोई भी हो सकता है, दूसरा क्रिश्चियन हो सकता है, दूसरा हिंदू हो सकता है, दूसरा मुसलमान हो सकता है, पर वही है हिंदू, वही है वैष्णव जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके उसको दूर करने की कोशिश करता है। खाली समझना काफी नहीं है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि कला तो वही है, साहित्य तो वही है। वो साहित्य के संदर्भ में कह रहे थे, मैं उसको संपूर्णता में रख के देखता हूं कि कला वही है जो लोक का मंगल करती है। लोक का बंटवारा करके मंगल करे ऐसा नहीं है। कोई रचनाशीलता ऐसी हो जो स्त्रियों का साथ दे, पुरुषों का विरोध करे। कोई रचनाशीलता ऐसी हो जो ब्राह्मणों को गाली दे, दलितों का उत्थान करे, या ब्राह्मणों का सम्मान करे, दलितों को हीन साबित करे। ये कौन सा साहित्य है? ये राजनीति है। तो ये राजनीतिक विमर्श हैं जो रचनाशीलता की दुनिया में प्रकट होते हैं। और ये प्रगतिवाद में भी है, ये प्रगतिशीलता में भी है, मार्क्सवादियों में भी है, वहां भी बंटवारा है। लोक मंगल होना चाहिए। रचना का धर्म है लोक मंगल, सबका भला। जब सबका भला होगा, वसुधैव कुटुंबकम होगा, तो कौन बाहरी कौन भीतरी। आगे जाकर के यही दिक्कत हुई कि पूरा का पूरा जो भारत की जो साहित्यिक यात्रा है, विचारों की यात्रा है, आगे जाकर के वो लोक मंगल से फट गई और वो प्रगतिशील हो गई। सर्वहारा और बुर्जुआ हो गया, और फिर नाटकबाजी शुरू हो गई, फिर आम आदमी। नहीं, लोक मंगल, सबका भला। हमारे गांव घर में पुराने जमाने में कहते थे, दादी लोग कहते थे, सबके पीछे अपना भी भला। सबके पीछे अपना भला। सबके पीछे का मतलब हुआ सबका हो जाए, उसके पीछे पीछे हमारा हो जाए। इस तरह हमारी सोच थी। ये सबके पीछे अपना भला ही तो लोक मंगल है ना, और क्या है। लेकिन स्त्री पुरुष अलग, दलित अलग, ब्राह्मण अलग, ये अलग, वो अलग, ये जो अलग अलग करने वाली दृष्टि है, दरअसल ये अलगाववादी दृष्टि है। ये एक्सक्लूसिव दृष्टि है। दृष्टि हमेशा इंक्लूसिव होनी चाहिए, सर्वसमावेशी होनी चाहिए। बांट करके देखने वाली दृष्टि, बांटो और राज करो वाली दृष्टि है, जिसने इस देश का अहित किया है और जो आज और तेजी से करती जा रही है। यह दृष्टि राजनीतिक आग्रहों के साथ रचनाशीलता और साहित्य की दुनिया में भी घुस गई। नहीं घुसना था, सबको साथ लेके चलना था, पर नहीं। क्योंकि आप देखिए, जो विमर्शों की दुनिया के लोग हैं वो अपने विमर्श को ऊपर रखते हैं। अब किसी वामपंथी से बात करिए तो वामपंथ को सबसे ऊपर रखेगा। जैसे मेरा धर्म सबसे ऊपर, तुम्हारा धर्म है ही नहीं या नीचे है। ये कौन सी सोच है? मेरा अच्छा तुम्हारा भी अच्छा, मेरी रोटी अच्छी तुम्हारी भी अच्छी। जियो और जीने दो की दृष्टि होनी चाहिए। जियो और जीने दो, ये नहीं कि मैं जीऊंगा तुमको मार दूंगा। ये तो खराब दृष्टि है। विमर्शों की बहुत सारी जो कहानी है, उसके पीछे दरअसल अपना उल्लू सीधा करने की भी बहाना है, और उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे या मैं आपको, लोग कोट करते हैं सिमोन द बोवार को नारी संदर्भों में, और बहुत मशहूर वाक्य उनका कोट करते हैं कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। मैं इसको आगे बढ़ा करके कहता हूं कि पुरुष भी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। दलित भी बनाए जाते हैं, ब्राह्मण भी बनाए जाते हैं। दरअसल हर कोई बनाया जाता है। हिंदू बनाए जाते हैं, मुसलमान बनाए जाते हैं। पैदा तो सब ईश्वर के अंश के रूप में निश्चल और निष्पवित्र ही होते हैं। धीरे धीरे समाज अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सांचे में सबको गढ़ता है, खाली स्त्रियां ही नहीं बनती हैं। ये है। तो नारीवादी लोग सिमोन द बोवार का बहुत नाम लेते हैं।
और तुलसीदास की बड़ी भर्त्सना करते हैं लोग, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जिन्होंने कभी मानस नहीं पढ़ी, जो ये भी नहीं जानते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है। क्योंकि हमारा समाज में तो, हम नामवर जी कहते थे, हम कुपड़ों से बहुत परेशान हैं। हमारे समाज में तो चलते फिरते कमेंट कर देने की प्रथा है, बिना जाने बिना समझे कुछ भी कह देने की। तुलसीदास से बड़ा नारीवादी दुनिया के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। उस आदमी ने कहा, का विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हु सुख नाही। हे विधाता, नारी ने न जाने, हे नारी, न जाने विधाता ने तुमको किन क्षणों में गढ़ा कि तुमको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा अगर तुम पराधीन रहोगी तो। मतलब स्वाधीन बनो अगर सुख चाहिए तो। इससे बड़ा फेमिनिज्म क्या हो सकता है। पर फेमिनिस्ट इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी बात करेंगे तो उनको लगेगा कि हम तो किसी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं जो बहुत साल पहले पैदा। तुलसीदास के बारे में बात करना फैशनेबल नहीं है, सिमोन द बोवार के बारे में बात करना फैशनेबल है। तो जिस समाज की और जिन बुद्धिजीवियों की, जिन पढ़े लिखे लोगों की सोच इतनी छिछली हो, उनके बारे में क्या बात करना, राइट। स्वाधीनता में ही तुमको सुख मिलेगा, ये तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास से बड़े, तो अगर तुलसीदास नारी विरोधी हैं तो उनसे 100 गुना ज्यादा नारी विरोधी तो हमारे कबीरदास हैं, जिनको कोई नहीं कहता क्योंकि वो फैशन नहीं है। ये तो हमारी जो है, हमारे बुद्धिजीवियों का ये माया लोक है। तो आपका सवाल क्या था, ये जो सवाल आपने पूछा? सवाल था कि सिनेमा में क्या इस तरीके की चीजें हम लोगों को दिखाई देती है, जो आपने बड़ा अच्छे से समझाया कि ये साहित्य में इस तरीके की है चीजें। तो सिनेमा में भी अगर मान लीजिए, सिनेमा में भी भाई, सिनेमा भी मनुष्य बना रहे हैं। मनुष्यों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग सोच है, समझ है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है, अपना अपना एंगल हो सकता है। कश्मीर फाइल्स के विरोधी कहते हैं इसके पीछे मोदी सरकार है और वो उल्लू के पट्टे हैं जो ऐसा कहते हैं। मैं साबित कर सकता हूँ, गधे हैं वो। मेरी कश्मीर फाइल्स पे मेरा है वो आप देख लीजिए, तो मुझे दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने उसमें बात नहीं कही है, मुझे खुद ही कंफ्यूजन में ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने इस पॉइंट पर उसमें बोला है कि नहीं बोला है। अगर मोदी गवर्नमेंट उसके पीछे होती तो उस आदमी को सिनेमा हॉलों के लाले नहीं पड़ते, मीडिया में उसके इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, उसको सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे थे, उसके जो एक्टर्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण, कितने बड़े स्टार हैं, सबसे बड़े स्टार उसमें मिथुन चक्रवर्ती हैं। तो किसी के पीछे भारत सरकार खड़ी होगी और उसकी संपत्ति और ताकत खड़ी होगी तो उसके पास स्टार्स की कमी होगी, पैसे की कमी होगी, सिनेमा हॉल्स नहीं मिलेंगे, मीडिया उसको इंटरव्यू नहीं लेगा। इतनी भी अकल जिन लोगों के पास नहीं है, वो इतनी, जिसके पास इतनी भी अकल नहीं होगी, जो इतना भी सोचने की मेहनत नहीं करता, वो उंगली उठा के कह देता है ये तो मोदी ने बनवाया है। ऐसे उल्लू के पट्टों से पृथ्वी भरी पड़ी है और वो हमेशा थे। ऐसे उल्लू के पट्टे सिनेमा बनाने की दुनिया में भी जाते हैं और अपनी अपनी पॉलिटिक्स के तहत जाते हैं और अपने अपने आग्रहों के साथ जाते हैं और अपने अपने एजेंडे पर फिल्में बनाते हैं। तो एजेंडे के आधार पर भी फिल्में बनती हैं, पर किसी भी एजेंडे पर बनी गई कोई फिल्म काम नहीं करेगी अगर वो फिल्म अच्छी नहीं है। तो कोई भी साहित्य काम नहीं करेगा अगर वो अच्छा नहीं है। तो जनता एजेंडा नकार देती है, वो समझ जाती है, क्योंकि आप एजेंडा लेकर के चलेंगे तो उसमें आपके आग्रह इतने अधिक होंगे कि उसके जो कथ्य का सत्य है वो क्षीण हो जाएगा। और कथ्य का सत्य जब क्षीण होगा, जब पॉलिटिक्स हावी हो जाएगी और सत्य हाशिए पे चला जाएगा, तो लोग सेंस कर लेते हैं। कुत्ते को आप प्यार से हाथ फेर रहे हैं कि आप उसका कान तोड़ने वाले हैं, कुत्ता समझ जाता है, तो मनुष्य भी समझ जाते हैं। तो जो लोग एजेंडा लेकर के फिल्में बनाते हैं या साहित्य कर्म करते हैं, जनता समझ जाती है, उनको जगह नहीं मिलती है, वो लोकप्रिय नहीं होते हैं। जैसे वामपंथ, सर्वहारा की बात करने वाले लोग, सर्वहारा का साहित्य लिखने वाले लोग, सर्वहारा इनको पढ़ता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। हिंदी समाज की, हिंदी पट्टी की, हिंदी के साहित्य की, हिंदी के साहित्यकारों की जितनी दूरी पिछले 50 सालों में पाठक और रचनाकार के बीच में पैदा हुई है, उतनी तो प्रेमचंद के और वृंदावन लाल वर्मा के जमाने में तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप जो साहित्य लेकर के आए, आप जो आलोचना लेकर के आए, उसके पीछे वामपंथ की पॉलिटिक्स थी। और कहां रह गया सारा का सारा वामपंथ? छात्र संघों के चुनाव में रह गया है, वो भी 1-2-3 जगहों पे। सर्वहारा की बात करने वाले लोग, सर्वहारा के लिए लिखने वाले लोग सर्वहारा में हैं क्यों नहीं? वोट क्यों नहीं देता वो आपको?
तो कायदे से तो सबसे बड़ी पार्टी तो कम्युनिस्टों की होनी चाहिए भारतवर्ष में, प्रधानमंत्री तो इनका हो जाना चाहिए था 70 साल पहले। इनकी तो सरकारें जाती जा रही हैं, खाली यूनिवर्सिटीज में भाषण देते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। सबसे बड़ा डैमेज किया है इन्होंने साहित्य की दुनिया में आकर के। कहां से दूरी हो गई पाठकों के बीच में? पाठक हिंदी पट्टी कभी भी अपनी किताबों से, अपने साहित्य से इतनी दूर तो नहीं थी। वही लोग तो पढ़ते थे उपेंद्र नाथ अश्क को, वृंदावन लाल वर्मा को। गांव के किसी घर के किसी ताके पे रखा मिल जाता था खंजन नयन। अभी क्यों नहीं है? बहुत हुआ तो श्रीलाल शुक्ल के रात दरबारी के बाद आकर के मैला आंचल, राग दरबारी, उसके बाद कहानी खत्म। हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में, नान साहित्यिक घरों में, पर हिंदी पाठक के घर में आखिरी किताब है श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी। तो क्या श्रीलाल शुक्ल जो है वामपंथी हैं? नहीं, वो समाज के दुख दर्द की कहानी कह रहे हैं। आपको समाज के दुख दर्द की कहानी कहनी है, जैसे निराला कह रहे हैं। जहां आप पार्टी पॉलिटिक्स लेकर के आ जाएंगे, चाहे वो दलित पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिक्स हो, वहां आकर के आप रचनाशीलता का, सिनेमा का नुकसान करेंगे ही करेंगे, और आप सफल भी नहीं होंगे। एजेंडा कला की दुनिया में बहुत अल्पजीवी होता है। तो आप बना तो सकते हैं पर चलेंगे नहीं आप। कला सिनेमा भी इसका एक उदाहरण है। वही चलेगा जो लोक मंगल की बात करेगा। जो लोक मंगल की बात करेगा वही लोक के मन को छुएगा। लोक के मन को छुएगा, लोक उसी को प्यार करेगा और स्वीकार करेगा। मोदी जी क्यों इतने लोकप्रिय हैं? होंगे उनके विरोधी, और विरोधी सबके होते हैं। क्या नेहरू के और गांधी के विरोधी नहीं थे? फिर भी मोदी सबसे ज्यादा, जो भी नेता हैं भारतवर्ष में, उनमें सबसे ज्यादा लोक के मन को छूते हैं। कोई तो वजह होगी कि वह आदमी एक कार्यक्रम चला रहा है जब से प्रधानमंत्री हुआ, जिसका नाम ही मन की बात है। कोई तो बात होगी। अगर वो लोगों के मन को नहीं छू रहा है तो मन की बात चला क्यों रहा है? और क्या उसको पता नहीं है कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अगर लोग नहीं सुन रहे होते तो कब का उन्होंने बंद कर दिया होता। वो बंद कर देते। उनको उनके सूचना तंत्र ये नहीं बता देगा क्या कि आप बोले जा रहे हैं साहब, कोई सुनता उनता नहीं है? तो बंद कर देते। अपनी एनर्जी क्यों बस वेस्ट करते? पर लोग सुन रहे हैं, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। क्योंकि मोदी एकमात्र ऐसे नेता है आज की डेट में जिनको लोग स्वीकार कर रहा है, लोग प्यार कर रहा है। सभी सबको प्यार नहीं करते, पर मेजॉरिटी इनको छू रही है, स्वीकृति मिल रही है। क्यों? लोग उसी को स्वीकार करता है, लोग जिसको प्यार करता है। लोग तभी आपको प्यार करेगा जब आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको प्यार करेंगे। ये हो नहीं सकता कि मैं आपको प्यार न करूं और आप मुझे रिस्पेक्ट करें। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लोगों की समझ और संवेदनाओं की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लोगों को आप गधा समझ करके सिनेमा बना देंगे, साहित्य लिख देंगे, कविता लिख देंगे, मोटे मोटे भाषण दे देंगे, लोग समझ ही जाते हैं। जैसे बहुत आगे जाकर के हिंदुओं को ये लगने लगा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करके हमें बेवकूफ बना रही है। तो आखिर मोदी जी हवा में थोड़े ही आ गए। कोई तो वजह होगी ना, हिंदू वोट दे रहा है। क्यों दे रहा है? जातियों में बटा हुआ हिंदू जातियों से परे होकर के मोदी को वोट दे रहा है। तो काहे को दे रहा है? क्योंकि उसको चीजें समझ में आ रही हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, हिंदी का मुहावरा है। तो रचनाशीलता की दुनिया हो या राजनीति की दुनिया हो या सिनेमा की दुनिया हो, कविता की दुनिया हो, कला की दुनिया हो, काठ की हांडी यानी विचारधारा की हांडी, यानी एजेंडे की हांडी, यानी पॉलिटिक्स की हांडी नहीं चढ़ेगी। जो दलित कांशीराम को जितना प्यार करते थे, उन्होंने मायावती को प्यार दिया शुरू में, पर उनको मायावती का चरित्र धीरे 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 समझ में आने लगा। नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। भारत का इकलौता पहला सबसे बड़ा राज्य है जहां पे दलित मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या वो सिर्फ दलितों के वोट से बनता है? नहीं, ये देश में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और लोगों ने वोट दिया है, सवर्णों ने वोट दिया, तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। पर एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वो सब नहीं कर सकी जिसकी अपेक्षा थी, या कांशीराम ने जिसका सपना देखा होगा। तो कितने दुख की बात है कि मायावती की पूरी पार्टी हाशिए पे चली जा रही है। कैसे हो गया ये? क्योंकि काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। एजेंडा पॉलिटिक्स किसी भी क्षेत्र में अल्पजीवी होता है, वो लंबे समय तक नहीं रह सकता है। वामपंथ के आधार पे बनी, मार्क्सवाद के आधार पे बनी हुई सोवियत संघ का पतन हो गया, दुनिया की सारी कम्युनिस्ट सरकारों का पतन हो गया। क्यों? जो भी लोक को लेकर के नहीं चलेगा, जो भी डिवाइड एंड रूल करेगा, जो भी एजेंडा लेकर के चलेगा,
जिसके अपने स्वार्थ होंगे, वो थोड़े दिन के लिए चमक सकता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। वो एक कविता है, मुकुट बिहारी सरोज का वाक्य है कि जिनके पैर पर आए हैं जो मन से पास नहीं, वो घटना बन सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। मायावती इतिहास बन सकती थी पर घटना बन के रह गई। उसके पीछे कारण बिल्कुल सही सर। अभी यहाँ से सर मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आपने साहित्य को बड़े अच्छे से बताया और साहित्यिक कृतियों की भी नहीं, मैं आपने जानबूझ के बात ज्यादा की। इसलिए बोल रहा हाँ, हूँ कि नहीं, मैं बहुत टोटलिटी में कवर करना बिल्कुल, चाहता बिल्कुल हूँ। सर, बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनकी आपने बात की, साहित्यिक कृतियों का जो फिल्मी रूपांतरण है, उसकी समस्याएं और चुनौतियाँ और अच्छा सवाल है, संभावनाएं अच्छा सवाल है। क्या क्या कारण है? साहित्यिक कृतियां ही नहीं, किसी भी किताब पर बनी हुई फिल्म की समस्याएं क्या हैं? क्या है समस्याएं, क्या है? वो साहित्यिक भी हो सकती है और ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। किसी भी किताब पर, किसी भी साहित्यिक कृति पे जब फिल्म बनती है तो दिक्कतें क्या होती हैं? आपका प्रश्न यही है। जी। ये साहित्य के सिनेमाई रूपांतरण की कठिनाइयां हैं दरअसल। और देखिए, संभावनाएं भी सर उसकी देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सत्यजीत राय ने प्रेमचंद की 2 कहानियों पर फिल्में बनाई, सदगति बनाई और शतरंज के खिलाड़ी बनाई। सदगत में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, हूबहू बना दी। शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने काफी परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद जो लोग देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं और फिल्म देखते हैं, उनके 2 राय हैं। एक पार्टी कहती है कि राय को ये परिवर्तन नहीं करना चाहिए था और मूल कहानी बेहतर थी। दूसरा दल ये कहता है कि राय ने जो परिवर्तन की वो कहानी को बेहतर बनाते हैं और फिल्म बेहतर है कहानी से ज्यादा। ठीक। राय से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने सदगति में कोई परिवर्तन नहीं किया और शतरंज के खिलाड़ी में परिवर्तन किया। उनके इंटरव्यू हैं इस पे, उन्होंने कहा कि सदगत में जरूरत नहीं थी, वो कंप्लीट थी, लेकिन शतरंज के खिलाड़ी में कई सारी जरूरतें थी, मुझे लगा कि इसको चेंज करना चाहिए। राइट, तो मैंने चेंज किया। प्रेमचंद के बच्चों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यानी वो सहमत होंगे। एक ही आदमी एक जगह चेंज करता है, एक जगह चेंज नहीं करता है। वो एक कहता है यहां जरूरत है, यहां जरूरत नहीं है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी भी साहित्यकार को नहीं भूलना चाहिए और किसी भी फिल्म निर्देशक को नहीं भूलना चाहिए कि दोनों 2 डिसिप्लिन हैं। सिनेमा की डिसिप्लिन अलग है, साहित्य की डिसिप्लिन अलग है। साहित्य जो है वो व्यक्तिगत कला है, एकल कला है। एक आदमी अपने बंद कमरे में एक किताब लिखता चला जाता है। सिनेमा सामूहिक और तकनीकी कला है, बहुत सारे लोग मिलकर के, बहुत सारी मशीनों की मदद से, बहुत लंबे समय में, बहुत पैसा खर्च करके एक फिल्म बनाते हैं। दोनों 2 माध्यम हैं। तो जब माध्यम अलग हो जाते हैं तो रूपांतर तो होगा ही होगा। तो लेखक को भी समझना चाहिए कि वो एक अलग माध्यम है, मैंने अपनी फिल्म दे दी है, अब उस पर तय करता है कि वो इसको कितने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करता है। निर्देशक को क्या करना चाहिए कि वो जो रचना है उसकी आत्मा की रक्षा करते हुए बॉडी में जहां कहीं जरूरत हो, क्योंकि माध्यम अलग है, उसमें वो यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। यह बिल्कुल ही ट्रांसलेशन की तरह है। केदार जी कहते थे कि अनुवाद जो है वो बांस का पुल है। अब देखिए आप, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि जो भाव है वो ट्रांसफर हो जाए। फिर दूसरी वो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो शैली है, जो भाषा है, वो भी ट्रांसफर हो जाए। एग्जैक्टली यही साहित्य और सिनेमा के बीच में है। अगर खंजन नयन पे फिल्म बन रही है, रामचरितमानस पे फिल्म बन रही है, तो मानस की आत्मा, भाव, अर्थ ट्रांसफर करना है। उसके बाद कोशिश करनी है कि हम भाषा और शैली का भी ट्रांसफर कर सकें। तो ये डिपेंड करता है निर्देशक की समझ पे और ये डिपेंड करता है किताब किस तरह से लिखी गई है। कहीं जरूरत होती है, कहीं जरूरत नहीं होती है। लेखक को ये आजादी निर्देशक को देनी चाहिए कि वो किताब में अपने हिसाब से परिवर्तन कर सके। निर्देशक को इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस किताब को लेकर के इस रचना सिनेमा बनाने जा रहा है, उसकी मूल आत्मा को भी मूल आत्मा को तो सुरक्षित रखे ही रखे, कोशिश करे कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी भी रक्षा कर सके। ठीक, ये इसका जवाब है। इसी से जुड़ा हुआ सर आगे का मेरा एक सवाल है कि वर्तमान समय में जो हम युवा लेखक देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे सत्यव्यास, निखिल सचान है, निरुत्पल जी है,
ये एक ऐसा वर्ग हिंदी साहित्य की दुनिया में उभर के आ रहा है जो अब झोला टाइप साहित्यकार नहीं, इनको आप कह सकते हैं। इनके पास अपना अच्छा रहने खाने का घर है और इन्होंने बड़े अच्छे से व्यवसाय के तरीके से साहित्य को, यहाँ तक कि सत्यव्यास तो की रचना पे फिल्म भी बनी। तो इनकी जो रचनाओं पे फिल्म बन रही है, तो क्या इनकी रचना कर्म पे भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इनका साहित्य पढ़कर ही लेखन की ओर बढ़ रहा है? देखिए क्या है कि कुमार विश्वास कहते हैं, और कई बार दुखी होकर के कहते हैं, और कई बार उपहास उड़ाने के अंदाज में भी कहते हैं कि भाई मुझे तो लोग कवि मानते ही नहीं हैं, मुझे तो साहित्यकार मानते ही नहीं हैं। जो प्रॉपर आलोचक हैं, जो प्रॉपर साहित्य के मठाधीश हैं, जो लोग तय करते हैं कौन साहित्यकार है कौन साहित्यकार नहीं है, वो लोग तो मुझे साहित्यकार मानते ही नहीं। पर आज की डेट में, या इतिहास भी उठा करके देख लीजिए, कुमार विश्वास ने हिंदी गीतों को, हिंदी कविता को पूरे भारत में और हिंदी क्षेत्रों में भी जितना पॉपुलर किया है, उतना तो बहुत कम लोगों ने किया है। जो बहुत पॉपुलर कवि हमारे रहे हैं पुराने ज़माने में, नीरज जी जैसे लोग, वो भी पता नहीं इतने पॉपुलर कर सके थे कि नहीं कर सके थे। तो इतनी भारत के इतने सारे क्षेत्रों में, इतनी दूर दूर तक, नई जनरेशन में भी जा कर के कुमार विश्वास ने हिंदी का जो प्रचार प्रसार किया है अपनी कविता के माध्यम से। हाँ ठीक है, उनके गीत और उनकी कविताएं बहुत उच्च कोट की नहीं हैं, पर जिस तरह उन्होंने हिंदी के प्रति लोगों में उत्सुकता पैदा की है, और हिंदी क्षेत्र के लोगों ने उनको सुना है, ज़्यादा पैसा दे करके लोग उनको बुलाते हैं, और उन्होंने गीतों को जो है वो ऑर्केस्ट्रा की मदद से भी प्रस्तुत किया है। अब आप उसको साहित्यकार मानिए चाहे नहीं मानिए, आप गुलशन नंदा को साहित्यकार मानिए नहीं मानिए, ये तो वक्त बताएगा, ये तो डिबेट का विषय है। लेकिन गुलशन नंदा ने जो पाठक वर्ग तैयार किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेद प्रकाश शर्मा ने हिंदी का जो पाठक वर्ग तैयार किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुमार विश्वास ने जो हिंदी कविता और हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। जेएनयू का कोई प्रोफेसर पर किताब लिखता है और 5000 प्रतियां छपती हैं और 2000 बिकती हैं, 3000 उसके घर में पड़ी रह जाती हैं, आप उसको ज्ञानपीठ दे करके महान विद्वान कह सकते हैं, और है भी वो महान विद्वान, उसका काम महत्वपूर्ण है, तो उसका अपने ढंग से महत्वपूर्ण है, तो कुमार विश्वास का अपने ढंग से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने की भी एकल परिभाषा क्यों होनी चाहिए? चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की जरूरत नहीं है ना? दाल महत्वपूर्ण है, नमक का भी महत्व है। तो ये जो नए लोग लिख रहे हैं, ये अपनी साहित्यिकता की रक्षा करते हुए भी अच्छा लेखन कर सकते हैं। अगर ये कुशल हैं, मैच्योर हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो अपने साहित्यिकता की रक्षा करते हुए भी अच्छा साहित्य कर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उतने कुशल, ज्ञानी, सिद्धहस्त नहीं हैं, उतने चरित्रवान नहीं हैं अपने पेशे को लेकर के, शब्द के प्रति, भाषा साहित्य के प्रति उनकी निष्ठा अगर उतनी प्रबल नहीं है, और किसी भी तरह निर्देशक और निर्माता को खुश करके अपनी कहानी बेचना है, भाषा का इस्तेमाल करना है, तो वक्त उनको भी बता देगा कि वो कहाँ खड़े हैं। इसी सिनेमा की दुनिया में गुलजार भी हैं, और आज से नहीं है, आदिकाल से हैं। मैंने उन पे एमफिल कराई है, मैंने उन पे पीएचडी कराई है, और लोगों ने भी कराया होगा, और मेरे परिचित भी हैं। तो गुलजार साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कि जिसको देखो वही रोना रोता रहता है कि बॉलीवुड में, मुंबई सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में तो साहब लेखकों को, गीतकारों को, संवाद लेखकों को बहुत समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि निर्माता निर्देशक बोलते हैं ऐसे गीत होना चाहिए, वैसे गीत होना चाहिए, ऐसे चेंज कर दिए, बाजार का दबाव, ये तर्क दिया जाता है। आप पर ये दबाव नहीं पड़ा कभी? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने लिया नहीं। मैं आपको दबाव दे सकता हूं, पर आप लीजिए ही मत। देना मेरे हाथ में है, लेना आपके हाथ में है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई आदमी 50 साल से काम कर रहा है और उसके सामने ये दबाव नहीं आया होगा। शुरू में आया होगा, बाद में लोग जान गए होंगे कि ये इस पे दबाव काम नहीं करते, तो लोगों ने दबाव देना बंद कर दिया होगा।
जैसे वो फिल्में नहीं बनाते हैं। पूछा गया क्यों नहीं बनाते हैं, उन्होंने कहा बहुत मेहनत लगती है और जिस तरह की फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ वैसे प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते हैं मुझको, तो मैं नहीं बनाता हूँ। विशाल भारद्वाज पहले म्यूजिक देते थे, बाद में वो डायरेक्टर हो गए। पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की, और प्रोड्यूस भी करते हैं, कि मुझे लगा कि गुलजार साहब ने कहा कि जैसा म्यूजिक तुम देते हो वैसी फिल्में कितने लोग बनाते हैं, कहाँ से तुम्हारा पेट भरेगा, तुम कुछ और भी करो। तो मैं निर्देशन में आ गया, और निर्देशन भी देखिए वो कम फिल्में बनाते हैं, क्योंकि कौन प्रोड्यूस करेगा, कम प्रोड्यूसर हैं वैसी फिल्मों के। अब कश्मीर फाइल जैसी फिल्में आई हैं, फिर ऐसे प्रोड्यूसर्स आएंगे जो हाशिए के सब्जेक्ट को फिर पे पैसे लगाएंगे, क्योंकि पैसा लगाना पड़ता है सिनेमा में। तो नए बच्चे हमारे हों या पुराने लोग हों, अगर कोई अपने रचना कर्म के प्रति निष्ठावान है, वन, और वह रचना के महान उद्देश्य को समझता है, यानी समाज तक बात जाए और समाज को जगाया जाए अपने तरीके से, तो वो अपना काम किसी भी क्षेत्र में रहते हुए वो कर लेगा। वो कविता लिख के भी कर लेगा और वो सिनेमा में भी कह लेगा, अपनी बात कह लेगा, अपना काम कर लेगा, अगर उसकी निष्ठा है कहने के प्रति और उसको कहने आता है तो। जैसे गुलजार साहब ने भी आइटम सॉन्ग लिखे हैं, बीड़ी जलाई ले जिगर में पिया। गुलजार साहब ने शराबियों का गाना लिखा है, गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है। पर एक एक गाने पे आप 50-50 पेज का लेख लिख सकते हैं, अगर आपके पास वो दृष्टि हो तो। गुंडे गाना गा रहे हैं, गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है। किसके भेजे में? अपने भेजे में, कि भेजे कि सुनेगा तो मरेगा कल्लू कल्लू मामा, जो ग्रुप का लीडर है। क्योंकि हर हत्यारे, हर अपराधी के हृदय में एक दिल होता है और एक ग्लानि होती है। वह मन के शोर को, मन के भीतर से जो पवित्र आवाज उठती है कि तुम हत्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसको दबाने के लिए ही वो शराब के नशे में रहता है। तो कहते हैं आपस में कि भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, भेजे की सुनेगा तो तू मारेगा नहीं, और नहीं मारेगा तो तू मरने मारने के धंधे में है, तू मर जाएगा। अब आप देखो, बीड़ी जलाई ले जिगर में पिया, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग मांगला। पड़ोसी के चूल्हे से आग मांगना ही समझ में लोगों के आजकल नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। 50 साल पहले तक पड़ोसी के चूल्हे से ही घरों में आग मांग करके आग जला करती थी, माचिस नहीं होते थे। तो अगर आपके पास कहने की कला है, ज्ञान है, समझदारी है, और वो मूल उद्देश्य है कि रचना वहीं जाकर के चरितार्थ होती है पाठक के पास, श्रोता के पास, दर्शक के पास, जब उसके दिल को छूती है, कुछ नया कहती है, कुछ बेहतर कहती है, उसको भीतर से बदलती है, क्योंकि भीतर से बदला हुआ आदमी ही बाहर से दुनिया को बदलता है। अगर रचनाकार ये समझ रहा है, तो चाहे वो नया बच्चा हो, चाहे पुराना बच्चा हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा हो, चाहे वो विज्ञापन लिख रहा हो, जब कोई लिखता है डर के आगे जीत है, तो बहुत बड़ा मैसेज दे रहा होता है दुनिया को, क्योंकि डर सबको लगता है, डर के आगे जीत है। वही भाषा है। अगर आपके पास समझदारी है और निष्ठा है, तो आप अपना काम कर सकते हैं, और आपको भूखे नंगे मरने की जरूरत नहीं है। भूखे नंगे मरने को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। गरीबी को ग्लोरीफाई करने की जो कल्चर हमारे देश में रही है, यह एक मूर्खतापूर्ण कल्चर है, और इसकी वजह रही होंगी। इन वजहों पे अलग से बात कर सकते हैं कि गरीबी को ग्लोरीफाई करने के क्या कारण रहे होंगे हमारे देश में, वो एक अलग कहानी है। पर गरीबी को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, भूख को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है, नंगेपन और गंदगी को ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो भूखा नंगा मरने की जरूरत नहीं है। हिंदी के साहित्यकार को अपने शिल्प को, अपने कथ्य को विकसित करना है, इस लायक बनाना है कि दुनिया के बाजार में उसकी कद्र हो सके। उसको अपनी भाषा पे काम करना है। हिंदी सिनेमा में को किस तरीके से उसने प्रभावित किया पाश्चात्य? बाहर के श्रेष्ठ सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को कैसे प्रभावित किया? बाहर के श्रेष्ठ सिनेमा ने भी हिंदी सिनेमा को प्रभावित किया है, बाहर के खराब सिनेमा ने भी हिंदी सिनेमा को प्रभावित किया है। अगर अमेरिका में सुपरमैन नहीं बनता तो भारत में कृष्ण नहीं बनता, है ना। तो बाहर से हम हर तरह से प्रभावित हुए हैं। हमने कभी उनकी नकल कर ली है, कभी कॉपी कर ली है, कभी हमने रीमेक किया है, कभी हम प्रभावित होकर के किए हैं, पर हम उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। ठीक है, हम अच्छे से भी प्रभावित हुए हैं और हम बुरे से भी प्रभावित हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे हमने बाहर के मूल्य लिए जीवन जीने के लिए, तो हमने कुछ अच्छे मूल्य तो कम ही लिए हैं, बुरे मूल्य तो हमने ज़्यादा लिए हैं पश्चिमी सभ्यता से। तो हम पश्चिम की फिल्मों से प्रभावित हुए हैं। आप देखिए जो इटली का यथार्थवादी सिनेमा है, उससे हमारे लोग कितने सारे प्रभावित हुए और उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई।
तो बाहर से हमारे लोग प्रभावित हुए हैं, यथार्थवादी सिनेमा से प्रभावित हुए हैं, साहित्य से प्रभावित हुए हैं, और दुनिया में लोग एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। आखिर योग हमने भी तो दिया है ना भाई। पूरी दुनिया में योग इतना लोकप्रिय है, इतना लोकप्रिय है, मल्टी बिलियन डॉलर एजेंसी है। पाश्चात्य सिनेमा ने या पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी सभ्यता को या हमारे सिनेमा को बहुत दुष्प्रभावित किया है। अच्छा, एक बात, ठीक बात है, दुष्प्रभावित किया है पाश्चात्य सिनेमा ने। हम सिनेमा पे बात कर चुके कि अच्छा बुरा हर तरह का सिनेमा हमारे पास आया है। आखिर जो आइटम सॉन्ग हमारे पास होते हैं उनसे थोड़ी हमने सीखा है, गाना उनसे हमने थोड़ी सीखा है। हमारे रजनीकांत ने उनको देख करके मुझे नहीं लगता कि एक बार में 50 मुक्के मारना सीखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी दिव्यास्त्र होते थे, कोई हनुमान जी होते थे, छोटे बड़े हो जाते थे। अगर हम ओवरऑल बात करें कि पाश्चात्य सभ्यता इन टोटलिटी उसने भारतवर्ष को अच्छा दिया है कि बुरा दिया है, बुरा किया है, दोनों चीजें दी हैं। उसने अच्छा भी दिया है, बुरा भी दिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उनका बुरा ज्यादा लिया है, अच्छा कम लिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी जहां हमारी ये बिल्डिंग है, पीछे चौराहा है, उसका नाम ही है बर्थडे चौराहा। उसका नाम इसलिए पड़ा कि वहां रात को 12 बजे बर्थडे मनाते हैं बच्चे लोग इकट्ठा होकर के। रोज ही 2-4 लोगों का बर्थडे हो ही जाता होगा। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि जब सुबह हम वॉक करने को निकलें और हमको वहां केक खाने के बाद और केक के टूटे हुए और पेप्सी के फेंके हुए डिब्बे और नमकीन के डिब्बे सड़क पे ना मिलते हों, तो उसकी संख्या से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आज यहाँ कितने बर्थडे मनाए गए। केक काटना और बर्थडे सेलिब्रेट करना और रात को 12 बजे करना, ये हमारे लोगों ने कहां से सीखा? हैप्पी बर्थडे गाना, केक काटना, ये कहां से सीखा? क्या ये 25, 30, 40, 50, 100 साल पहले भी भारत में के समाज में था? नहीं। जन्मदिन मनाने की ये कला 50 साल पहले तो नहीं थी। ये कहां से आया? ये सिनेमा से आया, टीवी से आया, किताबों से आया, देख करके आया, पश्चिम से आया। ये तो हमारे लोगों ने सीख लिया। जेब में पैसे हो गए, बाजार से केक आ गया और टूटी फूटी भाषा में उल्टा सीधा हैप्पी बर्थडे गा लिया, और या तो किसी ने बियर पी ली, किसी ने थम्स अप पी लिया। पर इन्हें ये नहीं सीखा कि ये सब करने के बाद उस पूरी की पूरी जगह से कोई कूड़ा न छोड़ा जाए, कि ऐसा करने के बाद सारी चीजें उठाई जा सकती हैं, पॉलिथीन में रखी जा सकती हैं, और पास में जो कूड़ेदान है, 2 कदम पे कूड़ेदान है, उसके अंदर डाल दें। इतना भी इनसे नहीं हो पाया। खाते हैं और कुत्तों की तरफ फेंक देते हैं। कुत्ते भी सफाई से खाते हैं। हाँ, कुत्ते भी सफाई से खाते हैं, बिल्लियां भी सफाई से खाती हैं। मैंने सुअर को नहीं देखा खा करके कितना गंदा करते, मुझे आइडिया नहीं है, उदाहरण मैं नहीं दे सकता, लेकिन इनका व्यवहार तो सुअरों जैसा ही, अगर मैं कह सकूं। सुअर मुझे माफ करें अगर वो ठीक से खाते हो तो, पर कुत्ते बिल्ली तो नहीं खाते। तो किसका दोष है इसमें? अमेरिका का दोष है कि केक का दोष है कि यूनिवर्सिटी का दोष है कि माँ बाप का दोष है? किसका दोष है ये? माँ बाप ने कह के भेजा था क्या? माँ बाप ने केक के पैसे दिए, पर माँ बाप ने ये तो नहीं कहा होगा कि तुम केक खा के वहीं फेंक देना सड़क पे। यहां तक कि आप केक खा करके मुंह पे पोतना भी आपने सीख लिया। ये कितनी बेहूदी बात है, लेकिन आपने ये भी सीख लिया क्योंकि आपने देखा टीवी में, सिनेमा में। पर आपने ये नहीं देखा कि कभी सोचा कि अमेरिका, यूरोप की सड़कें सिनेमा में इतनी साफ कैसे दिखती हैं? ये क्यों नहीं सोचा आपने? ये सरकार है क्या साफ कर रही है? नहीं, वो एक बार साफ करती है। कोई सरकार साफ नहीं कर सकती। वो दिन भर थोड़ी साफ कर सकती है। कोई वाइस चांसलर नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? उसका यही काम है क्या? जनता। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया सिर्फ। आप हमारे विश्वविद्यालय के चक्कर मारे, अगर आपने मारे होंगे तो आपको उन्हें देखे होंगे कि जरा सा भी सड़क पर भी आपको शराब की टूटी बोतलें सड़क के किनारे दिखी होंगी, फेंकी बोतलें दिखी होंगी, पेप्सी दिखा होगा, बियर दिखा होगा, दारू की बोतलें दिखी होंगी। और थोड़ा सा आप दाएं बाएं हो जाएं झाड़ियों की तरफ या पत्थरों की तरफ, तो आपको सैकड़ों 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 शराब की बोतलें फेंकी हुई और फेंक करके तोड़ी हुई मिलेंगी। आपको नेचर में बैठ के शराब पीने का इतना ही शौक है तो आप पी लो, इतना ही शौक है तो। हालांकि आप पी रहे हो सरकार के पैसे से, फेलोशिप के पैसे से। सरकार ने फेलोशिप दी है आपको किताब खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीद करके गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं आपको। सरकार आपको 40,000 महीना कर देती है तो 20,000 अपने बाप को देने के लिए देती है, दारू पीने के लिए नहीं देती। फिर भी आप नेचर में जाके दारू पिएंगे, वेरी गुड। तो भैया पी लेते हो तो बोतलवा उसी झोले में काहे नहीं रख लेते और ले जाके किसी कूड़ेदान में डाल देते हो?
तुम बोतल ही नहीं छोड़ते हो वहां पे, बोतल को पटक करके तोड़ के वहां से उठते हो और तुम बेहूदे अगले दिन फिर वहीं जाके पीने वाले हो, ये भी नहीं सोचते कि तुम फिर कहां पीने वाले हो। ये अमेरिका ने सिखाया। कहीं किसी छिछोरी फिल्म में देख लिया केक पोतते हुए तो केक पोतना शुरू कर दिया। अबे केक आंख में घुस जाए तो कितना गंदा लगता है, मुंह पे चिप 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 चिप। जिसका बर्थडे है उसको आपने बंदर बना दिया। कुछ लोगों को आदत भी नहीं है तब भी। तुमको अगर इतना ही शौक है चीजों को करने का तो अपने अपने घर से बेहतरीन परफ्यूम लाओ और हर दोस्त आकर के उसको परफ्यूम छिड़के उसके कपड़ों पे। ये तो नहीं सीखा, इतनी कल्पनाशीलता नहीं, इतनी तमीज नहीं। और हम बात करते हैं अपनी कमियों के लिए पाश्चात्य सभ्यता। नॉनसेंस। और मैं इतने आक्रोश में इसलिए बोल रहा हूं कि जाके दुनिया को बताइएगा कि जहां जहां मेरी बात पहुंचे वहां वहां गाली देना बंद करिए। होंगी उनके अंदर बुराइयां, पर उनकी अच्छाइयां भी सीखिए। यूनिवर्सिटी को कबाड़खाना बना रखा है इन्होंने। आप कहीं भी जाकर के देखिए क्या हालत है। आपने मेरा एक वीडियो देखिए, मैंने स्टेडियम सफाई किया है, उसमें शराब की बोतलें निकली हैं, शराब की बोतलें निकली हैं, उसमें कंडोम निकले हैं उसमें। किसी भी बिल्डिंग के छत पे चले जाइए जहां सीढ़ी है और जहां कभी भी आप जा सकते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप देखिएगा कंडोम बिखरे हुए मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ने आते हैं। और आप उम्मीद करेंगे वाइस चांसलर झाड़ू लगाएगा हर जगह, मोदी जी आके झाड़ू लगाएंगे? ये हालत है। बहुत आसान है दूसरे पे उंगली उठा देना और उनको जो है दोषी साबित कर देना। मुसलमानों को दोषी कर दो, मुगलों को कर दो, अंग्रेजों को कर दो, सबको दोषी करते जाओ। हैं गलतियां उनमें, पर आपने क्या किया है? आपने क्या सीखा? क्या सीखा, क्या किया? आप इतने कमजोर कैसे थे कि 2000 लेकर के कोई घुसता चला गया आपके देश में? आपका अपना प्रतिरोध कहां था? आपका इम्यून सिस्टम क्या था? एक मक्खी आके बैठ गई आपके पैर पे और आपको कैंसर हो गया। आपका इम्यून सिस्टम कहां है भैया? तभी तो जो आया घुसता चला गया, जो आया आपको बिगाड़ के चला गया, जो आया उसने आपकी ऐसी तैसी कर दी। आप इतने कमजोर क्यों थे? आपकी गुलामी का कारण यही है। आपने सोचा क्यों नहीं? आप अपनी आबादी के आधे हिस्से को जो है पर्दे में रखेंगे और आधी आबादी को बोलेंगे तुम पशु हो, मनुष्य हो ही नहीं, और आपकी इज्जत, आपका देश सुरक्षित रहेगा। दूसरे को दोष देना बहुत आसान है। सिकंदर को दे दीजिए, मोहम्मद गोरी को दे दीजिए, सबको दे दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को दे दीजिए। अपने पर कोई काम नहीं करिए और बाकी जो दोष बचे वो मोदी जी को दे दीजिए। पर हम कुछ नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें रहना, हमें चाहिए अमेरिका, पर काम करेंगे हम बांग्लादेशियों जैसा। थर्ड क्लास लोग मिलकर के फर्स्ट क्लास कंट्री नहीं बना सकते हैं। थर्ड क्लास सिटीजन्स फर्स्ट क्लास कंट्री नहीं बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका को, पाश्चात्य सभ्यता को दोष देना मुनासिब नहीं है। सीखना है तो उनकी अच्छाई भी सीखिए, खाली बुराई सीखने से नहीं चलेगा। रीमेक। तो मेरा अगला प्रश्न इसी से कि किस तरीके से सिनेमा में जो रीमेक फिल्में बनती हैं, दोबारा बनाई जाती या हैं। उनको बनाया जाता है, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है? अच्छा देखिए, मैं समझ गया। देवदास शरद चंद्र की बहुत लोकप्रिय साहित्यिक कृति है, उपन्यास है। महान रचना है नहीं है वो अलग डिबेट है, बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है बंगला भाषा में। सबसे ज्यादा हिंदी में अगर किसी उपन्यास कहानी पर बार बार फिल्में बनी हैं तो शरद चंद्र का देवदास है। 10-11 तेलुगु में बना है, बंगला में बना है, असमिया बना है, कई बार तो हिंदी में बना है उपन्यास। कहानी है बंगाल की, कोई ऐसी नहीं कि कहानी भी पॉपुलर हो। हिंदी पट्टी की भी नहीं है, बंगाल की कहानी है, एक रीजन की कहानी है। पर कुछ तो है उस उपन्यास में जो लोगों को अच्छा लगता है, लोग बनाते हैं, बार बार कहना चाहते हैं। लगभग हर फिल्म सफल होती है। लोग क्यों बनाते हैं, लोग क्यों कहते हैं? कोई तो वजह होगी। राम की कहानी कितनी बार, कितनी भाषाओं में, कितनी जगहों पर, कितने तरीके से ओरिजिनल और चेंज करके कितनी बार कही गई है। ये भी रीमेक ही तो है। क्यों कोई करता है ऐसा? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो कहानी है ये मैं कहना चाहता हूं अपने तरीके से, ये मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं अपने तरीके से कहना चाहता हूं। दाल आपकी दादी भी बनाती रही होंगी, आपकी माता जी भी बनाती होंगी, आप भी बनाती हैं। जी। तीनों दालें एक जैसा स्वाद देती हैं?
विधि में और स्वाद में। तीनों की दाल में फर्क है ना। दाल तो वही है, पानी वही, हल्दी वही, नमक वही, चूल्हा वही, आग वही, मनुष्य वही, मोटी मोटा मनुष्य वही है, वही जीव है। 3 जीव तो हुई नहीं हमारे, पर फिर भी दाल के स्वाद अलग हैं। तो इसीलिए आदमी को लगता है यार ये कहानी बहुत गजब की है, इसको दोबारा कहना चाहिए। कई बार रीमेक अच्छे होते हैं, कई बार रीमेक बुरे होते हैं। शोले जैसी महान फिल्म का राम गोपाल वर्मा ने रीमेक किया और 3rd क्लास फिल्म बनाई। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है। एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में, जो एक्सीडेंट करता है उसकी कीमत चुकाता है। रामगोपाल वर्मा को सबसे ज्यादा अपयश इसी बात से मिला कि आपको क्या जरूरत थी रीमेक बनाने की। मेन सवाल यह है कि हम रीमेक क्यों बनाएं, हम कही हुई कहानी को दोबारा क्यों कहें। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कहने लायक है। इस जीवन के दुख का रोना रोते रहने वाले लोग, सुबह उठ करते ही अपने जिंदा रहने को गाली देने वाले लोगों से भी कहिए कि यार मर क्यों नहीं जाते दोपहर में? जब जिंदगी जीने लायक नहीं है तो जिंदा क्यों हो? इसलिए क्योंकि कुल के बाद भी जिंदगी जीने लायक लगती है, क्योंकि कुल के बाद भी कहीं उम्मीद बची होती है ना। तो लगता है कि ये जिंदगी जीने लायक है इसलिए जीते हैं, लगता है ये कहानी कहने लायक है इसलिए कहते हैं। एक ही राग जो है, एक ही भजन भीमसेन जोशी कुमार गंधर्व गाते हैं, एक ही राग इतने सारे क्लासिकल सिंगर गाते हैं, एक लता जी मोहम्मद रफी का गाना सोनू निगम भी गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि वो उनको लगता है ये कमाल का है, ये शानदार है, ये महान है, ये बहुत गजब का है, मैं भी इसको कहना चाहता हूं, मैं भी इसको गाना चाहता हूं। राम की कहानी अद्भुत है, मैं भी कहना चाहता हूं। ऑल राइट, जब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं तब तक आप करते रहिए, बुरा भी कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, बुरा करेंगे, लोग बोलेंगे बुरा काम किया, बुरा रीमेक बनाया। पर रीमेक अगर आपका मन करता है तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? इसने सिनेमा का और विस्तार दिया है, और क्या सिनेमा घरों पे इससे कोई प्रभाव पड़ा है? सिनेमा घरों पे प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। ओटीटी ने बुरे दिनों में, कोविड काल में ओटीटी ने हमारा बहुत साथ दिया। अगर सोचिए आपकी ओटीटी नहीं होता तो बहुत सारे लोगों को घरों में बहुत ज्यादा मारपीट हो गई होती, जीना बहुत मुश्किल हो गया होता। तो ओटीटी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे समय को काटने में साथ दिया। हमें उसने अच्छा भी दिखाया, हमें उसने बुरा भी दिखाया, हमें उसने चॉइस दी कि आप अच्छा देख लो, आप बुरा देख लो। चॉइस तो हमेशा, रिमोट तो आपके ही हाथ में है, रिमोट तो आपके हाथ में है। आप चैनल चेंज करिए, आप चैनल बंद करिए। पर उसने हमें बहुत कुछ दिखाया और उसने हमें बताया कि देखो वर्ल्ड में ऐसे सीरियल्स होते हैं, वर्ल्ड में ऐसी फिल्में होती हैं। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो पहले टीवी देखा करते थे अब वो टीवी नहीं देखते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं देखते। सिनेमा हॉलों में जाकर के हम फिल्में देखते थे, अब हमने ये देखा कि 1 महीने में तो फिल्म आई जाती है ओटीटी पे, तो सिनेमा हॉल में हम क्यों जाएं, 700 रुपए 800 रुपए खर्च करें, टाइम खर्च करें, गाड़ी पार करो, अब तो आई जाती है, आजकल आई जाती है, तो हम घर में देख लेंगे। बहुत पैसा लगता है सिनेमा हॉल जाने में। दूसरी बात यह है कि सिनेमा हॉल हम जाएंगे, जैसे मैं RR देखने सिनेमा हॉल गया। अब सिनेमा बनाने वाले लोगों को अगर सिनेमा हॉल में सक्सेसफुल होना है, वो चाहते हैं उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में चलें, तो उनको इस तरह की फिल्में बनानी पड़ेंगी जिसका मजा सिनेमा हॉल में ही आए, टीवी उस आनंद को रिप्लेस ना कर सके। ओटीटी जो टीवी पे आता है वो उस आनंद को रिप्लेस ना कर सके, तो उनको इस लेवल की फिल्म बनानी होगी तकनीकी रूप से या एस्थेटिक्स के लेवल पे, जिसका आनंद पर्दे पे आए। अगर मेरे लिए पर्दे पे देखना और ओटीटी पे देखना समान आनंद है, आनंद देने वाला है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं ओटीटी पे देख लूंगा। लेकिन RR को मैं नहीं देख सकता, RRR को मैं नहीं देख सकता, उसका देख सकता हूं पर वो बात पैदा ही नहीं होगी। इवन गंगूबाई हंगल में भी जो सौंदर्य है, संजय लीला भंसाली जो सीन क्रिएट करते हैं, वो टीवी पे नहीं आप आनंद ले सकते। तो RRR तो 3D में बनी हुई है और सुपर बजट की बाहुबली वालों की फिल्म है, लेकिन गंगूबाई हंगल तो 3D में नहीं बनी है, एक लड़की की कहानी है, पर उसको भी देखने का मजा जो है वो टीवी पे है। यहां तो 3D नहीं है, तो यहां पर क्या है? यहां पे संजय लीला भंसाली की प्रस्तुति, निर्देशकीय कौशल और एस्थेटिक्स है, तो उसको भी देखना है। अगर मजे लेने हैं, उसके सीखना है, तो उसको हमें पर्दे पे देखना होगा।
तो पर्दे पे काम करने वाले लोगों को सिनेमा हॉल में अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्में चलें तो आपको अपना लेवल स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। चुनौतियां बढ़ गई हैं। और सिनेमा हॉल चलाने वालों को अपने सिनेमा हॉल सस्ते और बेहतर करने पड़ेंगे। वो 5 रुपए में पॉपकॉर्न बेचना बंद करना पड़ेगा। मैं यही उनका जो सामंती दृष्टिकोण है, वो सामंती दृष्टिकोण उनको चेंज करना पड़ेगा और उनको अमेजान होना पड़ेगा अपने एटीट्यूड में, वरना उनके सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे। तो दोनों के लिए है, फिल्म ऐसी बने जिसको मैं देखने वहां जाऊं और मुझे देखने का मजा आए एक, और जो दिखा रहा है वो अपने व्यवहार को ठीक करे। मैं उसके लिए कस्टमर इज गॉड वाली फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए। अभी नहीं है, अभी नहीं है। उसको अपने को बदलना पड़ेगा कि मैं जब जहां जाऊं तो मुझे, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने सिर्फ खाना खाने नहीं जाते हैं, एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हैं। प्लीजेंट एक्सपीरियंस दो तरह से आता है, फूड के रूप में आता है और एम्बियंस के रूप में आता है। तो सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल वालों को एम्बियंस क्रिएट करना होगा और फूड की तरह सिनेमा है, उनको अपना काम करना होगा। तो शेफ को भी काम करना होगा, रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी अपना काम करना होगा, तब जाकर के हम खाना खाने बाहर जाएंगे। वरना हमारे घर में हम खाना क्यों नहीं खा लेंगे, हम 4 गुना पैसा क्यों खर्च करेंगे। कि जो संभावनाएं थी या और हम उसको बेहतर कर सकते थे, किन कारणों की वजह से हम उसको बेहतर नहीं कर पाए? भोजपुरी सिनेमा एक जमाने में बहुत अच्छा सिनेमा हुआ करता था। गंगा मैया तो है कि खिचड़ी चढ़ाई बे, धरती मैया, दंगल, ये मैंने देखी है अपने बचपन में। ये अच्छी फिल्में थी और ऐसा नहीं था कि इसमें नाच गाना नहीं था, इसमें सब कुछ था, लेकिन ये बहुत अच्छी फिल्में होती थी। नदिया के पार को भी आप भोजपुरी मान लीजिए, बिल्कुल सर, कितनी खूबसूरत फिल्म है। ठीक है। और ये उस जमाने की बात है जब गरीबी ज्यादा थी, उस जमाने की बात है जब लोग पढ़े लिखे कम थे, खास करके गरीब लोग पढ़े लिखे कम थे। जब पढ़े लिखे कम थे, जब गरीब ज्यादा थे, जब तकनीकी रूप से ज्यादा पिछड़े थे, जब सिनेमा बनाना ज्यादा महंगा काम होता था, तब तो श्रेष्ठ फिल्में बन रही थी भोजपुरी पट्टी में। अब जब हर चीज बेहतर है, तकनीक है, पैसा है, शिक्षा है, तो घटिया फिल्में क्यों बन रही हैं और लोग उनको देख रहे हैं। दो चीजें हैं, कौन देखता है भोजपुरी सिनेमा? वही उस समाज का एक तबका जो हिंदी फिल्म भी देखता है, भोजपुरी फिल्म भी देखता है। ये कौन लोग हैं? ये लोअर क्लास है, ये गरीब मजदूर लोअर क्लास है, समाज का निम्न वर्ग है। हिंदी सिनेमा ने समाज का निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, अपर वर्ग तीनों देखता है। अपर वर्ग तो मान के चलिए, उच्च वर्ग मान के चलिए कि अंग्रेजी ज्यादा देखता है, पाश्चात्य सिनेमा ज्यादा। पर वो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग ये हिंदी सिनेमा के दर्शक हैं। भोजपुरी सिनेमा के दर्शक कौन है? मिडिल क्लास नहीं, निम्न मध्य वर्ग, थोड़ा ज्यादा निम्न वर्ग। संख्या इनकी कैसी है? काफी है। इनका सिनेमा देखने का विवेक कितना जागृत है? कमजोर है। ये कितने शिक्षित हैं? थोड़े शिक्षित हैं। ये शारीरिक परिश्रम करते हैं, खूब करते हैं जी, तभी तो जिंदा रहते हैं। ये अधिकांश लोग जो शारीरिक श्रम के बल पे अपना जीवन चला रहे हैं, ये लोग क्या शराब पीते हैं जी? हाँ, काफी लोग पीते हैं। कौन सी शराब पीते हैं? वो सस्ती वाली पीते हैं, 10-20 रुपए वाली। क्यों पीते हैं? ये गरीब लोग, ये ऑटो चलाने वाले लोग, ये मजदूर लोग, ये लोग शराब, सस्ती वाली शराब सस्ती ही अफोर्ड कर सकते हैं। सस्ती शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि सस्ती अफोर्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, पर पीते क्यों हैं? ये उस 20 रुपए में दूध भी पी सकते थे, पर शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि शराब उनको शाम को उस 2-3 घंटों में, जब उनका शरीर थकान से टूट रहा होता है और मन अपमान से क्षुब्ध होता है, क्योंकि निम्न वर्ग को लोग मनुष्य नहीं समझते हैं। गरीब घरों में बर्तन धोने वाली औरत औरत नहीं है, खेत में काम करने वाला मजदूर किसान किसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, और बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर इंसान नहीं है। ये समाज निम्न लोगों को, सेवक क्लास को, वर्किंग क्लास को मनुष्य ही नहीं समझता है और उनके साथ खराब व्यवहार करता है, अपमानजनक व्यवहार करता है, ग्रेसफुल व्यवहार नहीं करता है। निम्न वर्ग को लगातार अपमानित करते हैं। तो शारीरिक श्रम से थके हुए लोग और दिन भर के अपमान से जले हुए लोग कैसे जिंदा रहेंगे? इसलिए उनका अधिकांश वर्ग जो है शराब पीता है। तो सस्ती शराब अफोर्ड कर सकते हैं तो सस्ती शराब पीते हैं, फिर सस्ता सिनेमा देखते हैं। अब उस समय में उन्हें गंभीर सिनेमा समझ सस्ता सिनेमा कई लेवल पे, एक तो गंभीर सिनेमा वो समझ नहीं सकते,
दूसरा यह है कि सस्ता सिनेमा उनकी सस्ती वासनाओं को तुष्ट करता है और उनको समझ में आ जाता है। उनकी भाषा में होता है तो उनको अपनापन भी लगता है। उनकी भाषा बोलता हुआ, उनके जैसा दिखता हुआ, निरहुआ उनकी भाषा बोलता हुआ, उनके जैसा दिखता हुआ, उनके जैसी कपड़े पहनता हुआ, उनके जैसे स्टाइल चीप हरकतें करता हुआ उनको 70 mm पे अमिताभ बच्चन लगता है। जो जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, न रोमांस न बदला, वो सब उन्हीं के जैसा एक आदमी पर्दे पे कर रहा है। और जिन सिनेमा घरों में ये फिल्में रिलीज होती हैं वहां टिकट अभी भी सस्ते होते हैं। मल्टीप्लेक्स में टिकट 200 रुपए का होता है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 40 रुपए का होता है। वो एफोर्ड कर सकते हैं देखना, जैसे वो एफोर्ड कर सकते हैं सस्ती शराब तो पीते हैं सस्ती शराब, एफोर्ड कर सकते हैं सिंगल थिएटर, और जले हुए मन को आनंद देता है, एक नए लोक में सुकून देने वाली दुनिया में ले जाता है भोजपुरी सिनेमा, जिसमें अश्लीलता है, जिसमें सब कुछ है, जो हिंदी सिनेमा की फूहड़ कापी है। पर जिस मानसिक लेवल पर वो खड़े हैं, जो उनका मेंटल लेवल है, उसका वो पोषण भी करता है, उसका वो शोषण भी करता है। और ऐसा नहीं है कि इनको अच्छी फिल्में दिखाई जाएंगी, पुराने जमाने वाली धरती मैया जैसी फिल्में बननी शुरू होंगी तो ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे क्योंकि इनके बाप देखते थे और तब मिडिल क्लास देखता था। भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि मिडिल क्लास सिनेमा हॉल नहीं जाता है। अगर ये लौट करके वहां जाते हैं तो इनके पास इनका कस्टमर बेस बढ़ता है, इनके पास मिडिल क्लास भी आता है और इनके पास लोअर क्लास भी आता है। मिडिल क्लास का मनोरंजन होगा क्योंकि उसकी भी मूल भाषा भोजपुरी है, उसको भी अच्छा लगेगा, और लोअर क्लास का उत्थान होगा। तो ये भोजपुरी सिनेमा बनाने वाले जो लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पहलू पे काम करें, सोचें, कुछ फिल्में बनानी शुरू करें। जनता को शिक्षित भी करना पड़ता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री कर दे। ये सरकार की तरफ से प्रमोशन होगा तो लोग सस्ती हो जाएगी तो देखने आएंगे। फिर जब उनको स्वाद मिलेगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर को जब अदरक का स्वाद पता चलेगा और फिर अदरक के गुण पता चलेंगे तो फिर बंदर अदरक खाएगा। तो बंदर को अदरक तक लाने के लिए अदरक को बेचना पड़ेगा बंदर को, और सरकार को उस बेचने को टैक्स फ्री करके बंदर को आकर्षित करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी है और ये फिल्म हीरो लोग जो हैं उनकी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है। और ये बहुत जरूरी काम है, ये बहुत जरूरी काम है जो उस पर लोग सोच नहीं रहे हैं। 20वीं सदी का हिंदी सिनेमा और 21वीं सदी का हिंदी सिनेमा, अभी 2 दशक हम लोग पूरे हो रहे हैं किसी सदी की, दोनों में तकनीकी रूप में, कलात्मक रूप में और सामाजिक रूप में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? 20 साल पहले का जो सिनेमा था और जो आज का सिनेमा है, 20वीं सदी का सिनेमा, ठीक है, 20 साल पहले 20वीं सदी खत्म हो जाती है जी। तो पिछली सदी के सिनेमा और आज की सदी के सिनेमा में कुछ उधर अच्छा है, कुछ उधर अच्छा है, कुछ इधर अच्छा है। कालिदास कहते थे नया सब अच्छा नहीं होता, पुराना सब बुरा नहीं होता। 20वीं सदी में ही मदर इंडिया और कागज के फूल और रजनीगंधा और 2 बीघा जमीन और पाकीज़ा और शोले, है ना, ये पिछली सदी में ही है। पिछली सदी के इस सिनेमा को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश पिछली सदी में ही हैं। दादा साहब फाल्के, रमेश सिप्पी, गब्बर सिंह, ये सब पिछली सदी में ही हैं। गुलजार पिछली सदी में ही हैं। इनको राही मासूम रजा पिछली सदी में है, महाभारत रामायण पिछली सदी में है। तो 20वीं सदी के सिनेमा को अगर आप गायब कर दें तो ये तो वैसे ही है जैसे बिना बाप का बेटा, है ना। तो ये आज का सिनेमा तो अनाथ हो जाता है। वो जड़ें हैं और बढ़िया वाली जड़ें हैं और उसमें कुछ खराब भी है, कुछ अच्छी भी, और हमेशा होता है, लाइफ ग्रे होती है, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा। साधु कैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे तोता दही उड़ाए। जो खराब है उसको फेंकिए, जो अच्छा है उसको ग्रहण करिए, चाहे ये आपकी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे आपका कुछ भी हो। वरना ध्यान से देखिए तो अपने माँ बाप में 1000 कमियां दिख जाएंगी आपको। तो क्या उनकी कमियों के नाते आप उनको उठा के जिंदगी से बाहर कर देंगे? अरे नहीं। कि आप में कमियां नहीं हैं तो आपको उठा के फेंक देते हैं, वो आपको स्वीकार करते हैं, आप उनको स्वीकार करते हैं, जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो कुछ उनकी अच्छी फिल्में जो पिछले जमाने की हैं उसको लीजिए, वो हमारी परंपरा है। जो खराब है उनको भूल जाइए, वो रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां क्या होती हैं? खराब परंपरा ही रूढ़ी होती है और अच्छी रूढ़ी ही परंपरा होती है।
तो खराब को छोड़िए, अच्छे को ग्रहण करिए, तो उसको लेना जरूरी है। और रही तकनीकी कुशलता, ऑफ कोर्स बढ़ी है, फिल्म देखने की क्रय शक्ति ऑफ कोर्स बढ़ी है, राइटर्स की इज्जत बढ़ी है, समाज शिक्षित हुआ है, बढ़ा है, ज्यादा हुआ है, समाज संपन्न हुआ है, समाज के पास फिल्म में पैसा खर्च करने की भावना बढ़ी है, मल्टी सिनेमा देखना का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है, मल्टीप्लेक्स बने हैं, ठीक है, अच्छी फिल्में बन रही हैं। क्या हमारी ये फिल्में पुरानी फिल्मों का अच्छा विकास है? ऑफ कोर्स अच्छा विकास है। पहली बार हिंदी सिनेमा के दौर में ऐसा हुआ है कि हमारा सिनेमा जवान हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, बढ़िया। पहले बड़ी फिल्में बनी है, कोई डाउट नहीं है उसमें, पर अब जो ये धारा निकली है जिसने कॉमर्स का और आर्ट का बैलेंस बनाया है, ये जो हमारी अब मूल पहचान बनी है, जब हम कहानी पर बल दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टारडम टूट गया है। इसीलिए राम गोपाल वर्मा ने कहा कश्मीर फाइल्स पे, आई हेट कश्मीर फाइल्स, कहा आज के बाद हिंदी सिनेमा दो रूपों में याद किया जाएगा, इंडियन सिनेमा प्री कश्मीर फाइल्स, पोस्ट कश्मीर फाइल्स। कहा इस आदमी ने तो वो फिल्म बनाई कि सिनेमा बनाने के सारे व्याकरण ही तोड़ दिए, सारा स्टारडम ध्वस्त है, कहानी कहने की कला ध्वस्त है, ये इतनी महान है कि मैं इससे नफरत करता हूं। कहा हम तो सोच भी नहीं सकते थे। क्या है? स्टारडम है, मनोरंजन है, आपको पता है आप रोने जा रहे हैं देख करके, फिर भी आप जाते हो। मनोरंजन है नहीं, स्टारडम है नहीं, डांस है नहीं, आइटम सॉन्ग है नहीं, कुछ तो है ही नहीं, ताली बजाने वाले डायलॉग नहीं, दुख ही दुख है, फिर भी आप देख रहे हैं। तो स्क्रिप्ट पहली बार सेंटर में आई है, स्क्रिप्ट ही हीरो है, स्क्रिप्ट सेंटर में आई है। जिंदगी के गलियों पगडंडियों की कहानियां कही जा रही हैं, कहानियां जिनके पैर हैं। स्विट्जरलैंड में गाना नहीं गाया जा रहा है, कहानियां जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, कहानियां जो अब तक नहीं कही जाती थी, घरों की कहानियां कही जा रही हैं। पहली बार उत्तर भारत की कहानियां सिनेमा में आ रही हैं। पंजाबी आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक ग्लैमरस यश चोपड़ा टाइप की कहानियां नहीं चल रही हैं। हर फिल्म जो सफल हो रही है, आप ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के गांव घरों गलियारों की ही कहानी है मोटे तौर पे। अब देख लीजिए, कोई नाम लीजिए, घुमा फिरा के वहीं से बात बन के निकलती है। तो अब हमारे घरों मोहल्लों की कहानियां कही जा रही हैं। हिंदी पट्टी की कहानियां पहली बार हिंदी सिनेमा में आ रही हैं, मुहावरों के साथ आ रही हैं, बहुत नॉनसेंस के साथ आ रही हैं। यार महीन महीन चीजें पकड़ते हैं ये। हिंदी पट्टी के लेखक आ रहे हैं, हिंदी पट्टी के निर्देशक आ रहे हैं। पहली बार हिंदी सिनेमा में सच पूछिए तो हिंदी जगत प्रकट हो रहा है, किरदारों के रूप में, एक्टर्स के रूप में, राइटर्स के रूप में, कहानियों के रूप में। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो पहली बार एक प्रकार का यथार्थवादी सिनेमा, जिसको कला और बाजार जो दोनों का संतुलन साध करके चल रहा है, वो आ रहा है हमारे सामने। और बड़े बड़े बजट की, बड़े बड़े लोगों की फिल्में एक लाइन से पिटती चली जा रही हैं। बहुत थोड़ी चल रही हैं। तो वो पिता है, ये पुत्र है। कुछ पिता में कमी है, कुछ पुत्र में कमी है। ये पुत्र क्या पिता का विस्तार है? हाँ, विस्तार है। क्या इस पुत्र से उम्मीदें की जानी चाहिए? हाँ, अवश्य की जानी चाहिए। क्या इसकी राह सही है? बिल्कुल सही है, ये ठीक चल रहा है, ये राह पे है, राइट। सर, पिता के समय में से कोई निर्देशक जिसने आपको बहुत छुआ हो, और पुत्र के समय में से कोई निर्देशक जो आपको बहुत छुआ हो और आप सुझाव देना चाहें आने वाली जनरेशन को कि हाँ, उस व्यक्ति की फिल्में तो आपको देख ही लेनी चाहिए। पुराने जमाने के हिसाब से आप चलें, 20वीं सदी के हिसाब से चलें, तो आपको सज्जित राय से लगाए, विमल राय, गुलजार, एक थोड़ी है, कमाल अमरोही, किसको छोड़ेंगे आप? शोले भी देखनी चाहिए तो पाकीज़ा भी देखनी चाहिए, तो मदर इंडिया भी देखनी चाहिए, तो आपको रजनीगंधा भी देखनी चाहिए, 2 बीघा जमीन भी देखनी चाहिए, आपको आक्रोश भी देखनी चाहिए। नहीं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, आक्रोश भी देखनी चाहिए। एक ही क्यों हो, कई होते हैं ना। तो आपको, क्योंकि जो ये एक वाली दृष्टि है ना, वो भी शुद्धतावादी दृष्टि है। तो कई हैं, हर फ्लेवर का देखना चाहिए। हर फ्लेवर में अच्छी फिल्में बनी है। कला सिनेमा ने भी अच्छी फिल्में बनाई हैं, कमर्शियल सिनेमा ने भी सत्यम शिवम सुंदरम बनाई है, वो भी देखना चाहिए। मेरा नाम जोकर भी देखिए, तो आप बॉबी भी देख लीजिए, आप शोले देख लीजिए, है ना, तो आप गोलमाल भी देख लीजिए।
जीवन में मनोरंजन की भी जरूरत होती है। जीवन सिर्फ बौद्धिकता नहीं है। जिस शरीर में एक सर है उसी शरीर में दिल भी है ना। आंख है तो काजल भी है। तो और नए लोगों में अगर आप आ जाएं तो आर बाल्की साहब हैं, आर बाल्की जैसे लोग हैं। कुछ अनुराग कश्यप को मैं पसंद नहीं करता हूं, पर उसकी पहली फिल्म ब्लैक फ्राइडे बहुत अच्छी है। मैं गंगा वासेपुर जैसी फिल्मों का समर्थक नहीं हूं, पर ब्लैक फ्राइडे अच्छी फिल्म है। आप उसके बाद जिन्होंने अलीगढ़ बनाई थी, हंसल मेहता, अभी उन्होंने स्टैम्प भी बनाई, वो भी बहुत अच्छा बनाया। तो हंसल मेहता एक तरफ है, अनुराग कश्यप एक तरफ है, फिर वो जो लड़का जिसने इश्किया बनाई थी, सुजीत सरकार, नहीं उसके पहले की फिल्म उनकी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे निर्देशक और बहुत सारी अच्छी कहानी जैसी फिल्म है हमारे सामने, चीनी कम जैसी फिल्म है हमारे सामने, पा जैसी फिल्म है हमारे सामने, फिर राजकुमार राव की फिल्म है, आयुष्मान की, विकी डोनर, सीरीज है आजकल सफल फिल्मों की। तो आप ये भी देखिए, आप वो भी देखिए। जीवन तो एक हमारे भारत का जो भोजन है, आगे सलाद नहीं खाते थे, कहते थे हम सलाद क्यों खाएं, हमको क्या दरिद्र लोग हैं? हम तो उस देश के लोग हैं जहां पाक कला है, जहां प्रसाद में 56 भोग चढ़ते हैं। हम सलाद क्यों खाएं? हम उबला आलू हम क्यों खाएं? हम तो पाक कलाओं के लोग हैं। हमारे यहाँ तो थाली जानी जाती है, हम तो थालियों के लोग हैं। हमारी थाली में तो सब तत्व होते हैं, सब स्वाद होते हैं। तो थाली में अगर सब तत्व और सब स्वाद मिलके हमारे भोजन को एक गरिमा प्रदान करते हैं, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने लायक बनाते हैं। और हर राज्य की, हर कल्चर की थाली है, सबकी थालियां हैं और गजब की थालियां हैं। ये आपकी आंखें चुदिया जाएंगी आप देखेंगे तो, राइट। तो फिर ऐसे ही सिनेमा भी तो होना चाहिए ना, ऐसे ही समाज भी होना चाहिए, ऐसे ही जिंदगी भी होनी चाहिए, ऐसा ही व्यक्तित्व भी होना चाहिए। कुछ भी एक रस नहीं होना चाहिए, सरस होना चाहिए, सारे रस होने चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, गजब का पढ़ाते हैं, और शाम को आप किसी कॉफी हाउस में बैठ के गिटार भी बजा रहे हैं, ये होना चाहिए। आप राम की शक्ति पूजा पढ़ा रहे हैं, गजब पढ़ा रहे हैं, आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हुए भी मिलने चाहिए किसी अगले दिन। इसको कहते हैं पर्सनालिटी। थाली जैसा जीवन होना चाहिए, तो थाली जैसा सिनेमा भी होना चाहिए। आप सर एक लंबे समय से दक्षिण भारत में रह रहे हैं। दक्षिण भारत का भी एक अपना सिनेमा, जैसे वहाँ पे मुंबई को एक बड़ा महानगरी माना जाता है, तो यहाँ पे साउथ में आप देखेंगे कि हैदराबाद में फिल्म सिटी है। किस तरीके से उत्तर भारत के सिनेमा में और दर्शकों ने और दक्षिण भारत के दर्शकों ने, मैं एक पुस्तक पढ़ी थी, मैंने उसमें पढ़ा कि दक्षिण भारत के जो दर्शक हैं वो अपने अभिनेताओं के प्रति, अपनी फिल्मों के प्रति ऐसे रहते हैं कि खून बेचकर भी फिल्में देखते हैं, दीवाने हैं, दूध से पोस्टर नहलाते हैं। क्या अंतर दिखाई? जो दक्षिण भारत के अभिनेताओं के प्रति दक्षिण भारतीय दर्शकों में पूजा भाव है, दीवानगी है, वो उत्तर भारत में नहीं है। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि दक्षिण भारतीय अभिनेता अपने दर्शकों का, श्रोताओं का, प्रजा का, लोगों का, प्रशंसकों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। हिंदी बॉलीवुड के लोग ऐसा नहीं रहे हैं। आम तौर पे अपना पेट भरना, अपनी बड़ी गाड़ी, अपना बड़ा, अपना 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 समाज, जो उनका दर्शक वर्ग है, जो उनका दर्शक समूह है, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अलग से तमाम तरह के प्रयत्न करने का काम इन्होंने, हमारे लोगों ने 10% किया है। साउथ वालों से देख देख करके आजकल ये लोग कर रहे हैं, अलग बात है, पर दक्षिण में इसकी एक बड़ी लंबी परंपरा रही है अपने लोगों को प्यार करने की और उनका ख्याल रखने की। तो जो प्रेम है उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है, सबसे बड़ी वजह ये, उनकी सबसे बड़ी वजह ये है। और साउथ में जो है वो वर्शिपिंग का एक अलग भाव भी है। दक्षिण भारत में वर्शिपिंग का एक भाव है, पूजा भाव यहाँ पे प्रबल है। उसकी अलग एक लंबी बहुत डिटेल कहानी मुझे बोलनी पड़ेगी, और वो ये बोल सकता, अब कैसे उसको मैं समझाऊं, बहुत बोलना पड़ेगा उसमें। आप ये देखेंगे कि जो हिंदुत्व है या जो भारतीयता है, उसकी जो चेन है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित साउथ में रही है। इसीलिए साउथ में आपको सबसे ज़्यादा आकर्षक, सबसे बड़े, सबसे पुराने मंदिर मिलेंगे हमारे तोड़ दिए गए। देश का विभाजन हुआ तो हम पर प्रभाव पड़ा, यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा उसका।
विभाजन से ये बचे, आक्रमणों से ये बचे, मुगलों के अत्याचार से ये बचे, हर तरह से ये उतने परेशान, असुरक्षित नहीं थे जितना उत्तर भारत था। मौसम भी इनका लगभग एक जैसा रहता है। हमारे यहाँ मौसमों में भी अत्याचार है। हमारे लोगों ने अत्याचार कुदरत के भी सहे हैं और आक्रमणकारियों के भी सहे हैं। यहाँ जीवन एक लगभग समरस रहा है। तो यहाँ पे प्रार्थना के भाव हो, पूजा के भाव हो, परंपरा अक्षुण्ण बनी रही है। इसलिए देवता को लेकर के, ईश्वर को लेकर के भी जो यहाँ भक्ति भावना है, वो भक्ति भावना आपको उत्तर में नहीं मिलेगी। वह धार्मिकता उतनी प्रगाढ़ नहीं है उत्तर में, जो धार्मिकता जिस तरह यहाँ पे प्रगाढ़ है। ठीक है, क्योंकि परंपरा वहां टूटी फूटी है। यहाँ कोई मंदिर दिखाइए जो तोड़ के मस्जिद बनाया गया हो। उत्तर भारत के सारे मंदिर तोड़ के बड़े बड़े मस्जिद बनाए गए हैं, इनके तो नहीं तोड़े गए। तो इनकी परंपरा अविच्छिन्न है। तो वर्शिपिंग जो है वो कंटिन्यू कर रही है। हमारी वर्शिपिंग डिस्टर्ब है, ये भी एक वजह है। और यहाँ के लोग जिस तरह प्रेम करते हैं अपने लोगों को और उनके जीवन को बेहतर बनाने, चिरंजीवी ब्लड बैंक है, हर जगह कुछ न कुछ करते हैं और खूब करते हैं। अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा वो अपने समाज पे खर्च करते हैं, अपने लोगों पे खर्च करते हैं और मिलते जुलते हैं और सामान्य जीवन में उनके जैसे दिखते हैं। आप राजमौली को देखिए, पता ही नहीं लगेगा किसी बैंक का क्लर्क है। तो सामान्य जीवन में भी ये बड़े सहज भाव से आपसे मिलेंगे जुलेंगे, प्रशंसकों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सामान्य भाव से शादी ब्याह में जाते हैं लोगों के। उस तरह का स्टारडम का ड्रामा नहीं क्रिएट करते हैं ये लोग। ये अपनी सज्जनता और सरलता को बचा करके रखते हैं और ये बहुत जेन्युइन लोग हैं। ये बॉलीवुड की तरफ फ्रॉड और पैसे के पुजारी नहीं हैं। प्रश्न ये है सर, आप खुद भी सिनेमा पे शोध कराते हैं, मीडिया पे शोध कराते हैं। उच्च शिक्षा में जब कोई बच्चा आता है, शोधार्थी आता है, सिनेमा पे शोध करना चाहता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? विषय का चयन कैसे करें? विषय का चयन सिनेमा वाले एरिया में सवाल यह है कि कैसा टॉपिक चुनेगा। अब जब साहित्य में भी काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं, भाषा शैली शिल्प का अध्ययन करते हैं। और करते क्या है साहित्य में? आप योगदान का मूल्यांकन करते हैं, यही तो करते हैं ना। क्या करते हैं? तो जो आप साहित्य में करते हैं वही आप सिनेमा में भी कर सकते हैं ना। टेक्स्ट ही तो चेंज हो रहा है। वहां किताब है, यहां सिनेमा है, वहां लेखक है, यहां निर्देशक है, और यहाँ पे तो और भी एक्स्ट्रा है। यहाँ पे तो गीत हैं काम करने के लिए। साहिर लुधियानवी के गीतों पे मैंने काम कराया है, शैलेंद्र के गीतों पे मैंने काम कराया है। संवाद है यहाँ काम करने के लिए। ये तो यहाँ तो और सारा कुछ है काम करने के लिए। क्लियर? आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। मैं तो तैयार ही नहीं था, मुझे लगा आप 2-4 सवाल पूछोगे और अपने काम का पूछोगे, मतलब पढ़ाई लिखाई का पूछोगे। ये तो पूरा इंटरव्यू हो गया, ये तो पूरा इंटरव्यू हो गया, ये तो पूरा लंबा चौड़ा इंटरव्यू हो गया। मुझे लगता है सर हमने सभी पक्षों पे बात कर ली। नहीं, वो तो आपको क्रेडिट जाता है। आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया। जवाब मैं थोड़ा डिटेल में देता हूँ क्योंकि मैं जानबूझ के देता हूँ, मेरी शैली है। मैं क्लास में भी आप मैं सीधे जवाब नहीं देता। सीधे जवाब दूंगा तो बात ही खत्म। तो गूगल सीधे जवाब गूगल देता है, चिंतन का स्पेस समाप्त हो जाता है। सीधा जवाब देना गूगल का काम है। हम गूगल नहीं है, हम गूगल से परे एक चीज है। तो हम जब कोई चीज बताते हैं तो उसकी रोशनी में बताते हैं कि आपको सब कुछ पता चल जाए। वो टार्च की रोशनी होती है ना, एक बीच में होती है और एक साइड में होती है। तो एक अध्यापक दोनों काम करता है, वो बीच की रोशनी भी देता है और साइड की भी देता है। मैं इसका ध्यान रखता हूँ। उत्तर देते हुए मैंने इसकी कोशिश की, पर आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे, आपकी भाषा अच्छी है, समझदारी बहुत अच्छी है।